Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of geography optional and we are doing population geography, which is module 7 of our series. This is the continuation of our last class जहाँ पर हम लोगों ने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी और ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी का बेसिक्स देख लिया था। अगर आप लोग सीधा सीधा पेपर नंबर 1 या फिर जनरल स्टडीज़ में कोई आंसर लिखना चाहोगे तो आप वहाँ से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी और ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हो। बट इन एक्चुअल एग्जामिनेशन एज आई प्रोमिस्ड कि आप लोगों को मैं 100% एग्जाम बेस्ड स्टडी करवाऊंगा। दैट मीन्स आप लोगों के नोट्स भी वैसे ही तैयार होंगे जैसे आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग बिना कोई दिमाग लगाए सीधा अपने नोट्स से क्या करोगे, एग्जाम के अंदर वो लिख के आ जाओगे। तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पूछी गई है। बट जो मेरा लास्ट जो वीडियो था वो मेरा पूरा का पूरा अपना हैंड रिटन नोट्स का था। बट वो इनफ नहीं है आपके एग्जाम के लिए। बट कोई भी ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन मैं नहीं करवा रहा हूँ, जितनी ज़रूरी है उतनी करवा रहा हूँ। आज मैंने यहाँ पर मल्टीपल डायमेंशंस जो हैं वो कवर किए हैं कि अगर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे भी करके आ जाओगे। समझ में आई ना ये वाली बात? कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा अभी डीप में नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को आगे चल के वो सारी चीज़ें डीप में डिस्कस करनी है। बट आप लोगों के जो एग्जाम के अंदर जब आप लिख के आओगे तो आप लोग ऐसा तो है नहीं है कि भाई नहीं हम बाद में डिस्कस करेंगे इसीलिए मैं अपने नोट्स में लिखूंगा नहीं। तो कम से कम उसमें उस नोट्स में तो वो मेंशन तो होना चाहिए कि सामने वाले जो टीचर्स हैं उन लोगों को पता हो कि भाई हाँ इस बंदे को आता है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये अपना क्लास अभी वही है, क्लास टू का ही अपना क्या है, ई पोर्शन चल रहा है। ठीक है, ये क्लास 3 मान लो आप, तो सीधी सीधी मैंने थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट कर दिया है। ये क्लास 3 का बी पोर्शन है। समझ में आई ना ये वाली बात? मतलब टॉपिक अपना पार्ट ए का फर्स्ट टॉपिक चल रहा है, इसीलिए मैंने पार्ट ए का फर्स्ट टॉपिक है तो A1 कर दिया है। और ये क्लास नंबर अपनी अभी आई थिंक ये 6th क्लास है अपनी ना, ये 6th क्लास हो गई अपनी। समझ में आई ना ये वाली बात? आ गई ना? चलो आगे बढ़े, चलो स्टार्ट कर दिया। सिलेबस में इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ वो आप समझो। कई लोग ये होते हैं, कुछ लोगों ने मेरे को ये बोला था, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में मेल में भी ये बोलते हैं कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी चीज़ कम इंपॉर्टेंट है। भाई आप लोग इस चीज़ से भी आइडिया लगा सकते हो कि मैं किस वाले टॉपिक पर कितना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। जैसे मैंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पर ये दूसरा वीडियो आ रहा है और ये काफ़ी लंबा वीडियो है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि अरे सर 1 घंटे के ऊपर का वीडियो जाएगा, भाई हो सकता है ये 1 घंटे का ऊपर का वीडियो, लेकिन आपके पास मटेरियल उतना ही रहने वाला है, उतना जाना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है। मैं क्यों होगा मैं बताता हूँ आपको। पॉपुलेशन थ्योरीज आपका डायरेक्ट लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर। ठीक है, साथ में आपका मॉडल्स एंड थ्योरीज के अंदर भी देखो माल्थुसियन, मार्क्सियन एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल लिखा हुआ है। लेकिन माल्थुसियन और मार्क्सियन जो है ना वो बहुत कम है। मार्क्सियन तो सिर्फ एक ही बार पूछा गया है, माल्थुसियन अपना 2 से 3 बार पूछ लिया गया है ना। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ही लास्ट 40 ईयर में अच्छा खासा आया हुआ है। देखो मैं दिखाता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से देख लो। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, है ना। वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, है कि नहीं है? सीधी सीधी बात है। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इसका बेसिक्स बता दिया था। तो पहले अपन छोटा सा अपन देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो में अपन ने क्या किया था, और उसके बाद अपन जो आगे हैं जितने भी डायमेंशन इसके कवर करेंगे वो होगा। देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता क्या है, सीधी सीधी बात है, एक पैटर्न है। एक पैटर्न है कि किसी भी अंडर डेवलप्ड नेशन से डेवलपिंग नेशन की तरफ से होते हुए डेवलप्ड वर्ल्ड की तरफ किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन पैटर्न किस तरीके से शिफ्ट होता है। उसके लिए क्या था, सबसे पहले क्या था, हम लोगों के थॉमसन ने क्या किया था, फॉर्मुलाइज कर दिया था एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को। लेकिन उसको पूरी तरीके से आगे कौन बढ़ाता है? नॉस्टिन। ठीक है, क्या नाम था उसका? नॉटस्टीन। ठीक है, उसका मेरे को नाम बार बार याद नहीं आता है, नॉटस्टीन। ठीक है, इनने बढ़ाया था। तो इनने सबसे पहले बोला कि भाई एक पैटर्न चलता आ रहा है कि अगर कोई भी देश अंडर डेवलप्ड हुआ, दैट मीन्स वहां पर मेरी बर्थ रेट जो होगी वो मेरी क्या होगी? कम होगी। साथ में मेरी बर्थ रेट जो होगी वो ज्यादा होगी, लेकिन मेरी जो डेथ रेट होगी वो भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब जो मेरी पॉपुलेशन जो इंक्रीज होगी ना वो मेरी ऑप्टिमम तरीके से होगी, मतलब हल्की हल्की से होगी, बहुत कम स्पीड से मेरी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। लेकिन जैसे जैसे मेरा देश डेवलप होता चला जाएगा वैसे वैसे मेरी क्या होगी, जो मोर्टेलिटी जो है वो घटती चली जाएगी। क्यों?
मोर्टेलिटी घटती क्यों चली जाएगी? क्योंकि आप लोगों के पास क्या हुआ, अपना मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई। जब मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई तो लोगों की डेथ कम होने लगी। जब डेथ कम होने लगेगी तो क्या होगी, अपनी डेथ रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अभी उन लोगों में सोशल चेंज तो आया नहीं है इकोनॉमिक चेंज के कारण, ठीक है। तो लेकिन अब क्या हुआ, उनकी जो बर्थ रेट है ना वो तो बढ़ ही रही है। तो जब बर्थ रेट इंक्रीज होगी और डेथ रेट कम होगी तो क्या होगा आप लोगों का, सीधा सीधी बात है, आप लोगों की जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो रैपिड तरीके से होने लगेगी, है ना। लेकिन अगला जो स्टेज आएगी उसके अंदर मेरी धीरे धीरे जब लोगों में समझ आएगी तो मेरी क्या होगी, बर्थ रेट जो होगी, बर्थ रेट जो होगी वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगी और मेरी जो डेथ रेट है वो तो डिक्रीज हो ही रही है ना। जब बर्थ रेट भी डिक्रीज होना स्टार्ट हुई और डेथ रेट भी जब डिक्रीज हुई तो क्या होगा, तब मेरी धीरे में धीमे से बढ़ेगी। बढ़ रही है अभी भी, याद रखना बढ़ रही है, लेकिन अभी क्या होगा, बर्थ रेट से ज्यादा डेथ रेट नहीं है, बर्थ रेट अभी भी ज्यादा है। और ये जो बर्थ रेट है ना वो अभी भी पूरी तरीके से घटी नहीं है, एक बात और याद रखना, पूरी तरीके से कम नहीं हुई है, बस थोड़ी सी कंट्रोल में है, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों का क्या होगा, बर्थ रेट जो होगी बहुत ज्यादा तरीके से कम हो जाएगी और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा कम तरीके से कम और एक पीक आ जाएगा इन चीजों का। तो क्या हो जाएगा, आप लोगों की नीचे जो है वो स्टेबल रह जाएगी। और एक पांचवी जो स्टेज थी, जो अपनी प्रपोज स्टेज है, उसके अंदर बताया कि भाई डेथ रेट तो काफी, डेथ रेट जो है वो रुक गई है, डेथ रेट जो है वो काफी कम हो गई है, लेकिन साथ में बर्थ रेट जो है वो बहुत कम हो गई है। मतलब आप लोगों का एक्सचेंज रेट से भी घट कम हो गई है। तो उसका मतलब आप लोगों की जो पॉपुलेशन है ना वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब आप अंडर पॉपुलेटेड हो जाओगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इस तरीके से होता है। लेकिन क्रिटिसिज्म में मैंने ये चीज बताई थी कि भाई हर जगह ये पैटर्न फॉलो नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं फर्स्ट स्टेज से थर्ड स्टेज की बात करूं तो चाइना जो है फर्स्ट से सीधा थर्ड में शिफ्ट कर गया, सेकेंड स्टेज को पूरी तरीके से क्या कर गया, इग्नोर कर गया। आई बात समझ में? तो ऐसा भी नहीं है कि वो है, तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, धीमे धीमे अलग अलग डायमेंशंस देखेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस के, जिसके अंदर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझ में आई नहीं वाली बात? सीधा पहले अपन लोग क्या देखते हैं, फॉर्मूला देख लो, वही जो मैंने कल कराया था। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है ना, अ मॉडल डिस्क्राइबिंग द ट्रांजिशन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम द हाई बर्थ रेट डेथ रेट। मतलब इसमें आप लोगों की बर्थ रेट भी ज्यादा होगी और डेथ रेट भी ज्यादा होगी, यहां से शिफ्ट कर करके, यहां से शिफ्ट कर करके एट लास्ट जो है, जो फर्स्ट स्टेज हो गई और जो मेरी फोर्थ स्टेज जो होगी वो क्या जाएगी, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। याद रखना यहां पर आ जाती है, क्यों? क्योंकि सोसाइटी जो है इंडस्ट्रियलाइज हो गई है और डेवलप हो गई है सोशो इकोनॉमिकली, है ना। आई बात समझ में? नाउ ओरिजिन क्या है भाई, सबसे पहले W.S. थॉमसन ने इसको क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, बट फॉर्मुलाइज किया था फ्रैंक नॉस्टिन ने, ठीक है, मिड 20th सेंचुरी के अंदर। एक्सप्लेन करता, ये क्या एक्सप्लेन करता है कि क्यों पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है वो क्या आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाई पॉपुलेशन ग्रोथ चेंजेस ओवर टाइम एंड व्हाई इट वेरीज स्पार्शली। मतलब ये क्यों, ये बताता है कि क्यों आप लोगों की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो समय के साथ चेंज हो रही है और क्यों जो है अलग अलग जगह के हिसाब से वेरी कर रही है। आई बात समझ में? है ना। दूसरी चीज, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख लो, इससे एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आप लोगों को क्रोनोलॉजी की पूरी तरीके से समझ है, ठीक है। अभी अपन को कहाँ यूज करने हैं, जब आप लोगों का 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो और 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा इसमें से सिर्फ 2 लाइन ही यूज करना, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? है ना। नाउ ऑब्जर्वेशन फेज में जो था, पहला था ऑब्जर्वेशन फेज, क्या है, 3 फेजेस है। पहला है ऑब्जर्वेशन फेज, मतलब 20th सेंचुरी से पहले। इसमें डेमोग्राफर्स ने नोट किया फॉलिंग डेथ रेट एंड लेटर फॉलिंग बर्थ रेट इन इंडस्ट्रियलाइजिंग यूरोप। मतलब उन्होंने यूरोप में सबसे पहले देखा था, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और आप लोगों का नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर ये रिसर्च हुई थी। तो यूरोप में इन्होंने देखा कि भाई डेथ रेट जो है वो गिर गई है और उसके बाद जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होता गया तो आप लोगों की बर्थ रेट भी धीरे धीरे से कम हो गई। क्यों? पैटर्न बदल गया, है ना। तो इसी का मतलब ये हो गया, ये इन्हें सबसे पहले देखा। फिर फॉर्मुलाइजेशन हुआ। फॉर्मुलाइज किसने किया? थॉमसन ने किया। आप लोगों को याद हो 1929 में इन्हें ऑब्जर्व किया एक पैटर्न, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रैंक W. नॉस्टेन ने 1940 से 50 के बीच में कंसेप्चुलाइज किया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। क्या है ये? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। जो लोग अपने हाथों से नोट्स बना रहे हैं वो अपने ब्रैकेट में लिख लेना, आप लोगों को आदत पड़ जाएगी नहीं तो शॉर्ट में लिखने की, और वो आप लोगों को मार्क्स कम देंगे, ठीक है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल
एज ए जनरल मॉडल लिंकिंग द डेमोग्राफिक चेंज टू सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसने क्या किया, पूरा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर लिंक करना स्टार्ट किया इस मॉडल को। आई बात समझ में, है ना। अब पोस्ट वॉर रिफाइनमेंट, अब क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने आप लोगों को जब बताया था, थोड़ा सा पैटर्न बताया था, मैंने बोला था कि उससे पहले जब वॉर से पहले लोग क्या सोचते थे कि नहीं यार, ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ अगर होती है तो हमारी जो सिविलाइजेशन है वो उसको खतरा होगा। लेकिन जैसे ही वॉर आई, उससे समझ में आया कि नहीं यार, हमें तो पॉपुलेशन ज्यादा करने की जरूरत है, उसी से हम लोग स्ट्रांग फील करेंगे और सिविलाइजेशन को बचा पाएंगे। तो इसी तरीके से थोड़ी सी थिंकिंग चेंज हुई। तो अब इन्हें जब पोस्ट वॉर डिफाइनमेंट हुआ तो इंपेरिकल स्टडीज जो 1960s और 90s तक हुई, उनने ऐड किया स्टेज, इंट्रोड्यूस किया डेमोग्राफिक डिविडेंड आइडिया और हाईलाइट किया रीजनल वेरिएशंस को, है ना। तो ये तीन चीज हुई। फिर आज के टाइम पे मॉडर्न क्रिटिक और एक्सटेंशन जो हुए, वो क्या बोलते हैं, इन्हें रिकॉग्नाइज किया ह्यूरिस्टिक एक्सपांडेड टू इंक्लूड द स्टेज 5। वही वाली बात मैंने बोली कि डेथ रेट तो बहुत कम हो गई, लेकिन आप लोगों की बर्थ रेट डेथ रेट से भी बहुत ज्यादा कम हो गई। तो मतलब ये लोग तो एज्ड हो गए ना, लोग ये एज्ड हो गए, तो अब तो ये नेचुरल तरीके से जाएंगे, मेडिकल फैसिलिटीज भी क्या करेंगी। लेकिन इनने जो अपना बर्थ रेट है वो बहुत ज्यादा गिरा ली, मतलब रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी जो है ना वो बहुत कम कर ली उनने। एंड इंटरेक्शन विद द माइग्रेशन, जेंडर, पॉलिसी, इन्वायरमेंट, इन सबको भी इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। आगे बात समझ में, है ना। अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख देना। आज के वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी ना तो आज ज्यादा यूज किया है फ्लो चार्ट्स को, ना ही यूज किया है ज्यादा डायग्राम्स को, वो आप लोगों को बनाना है। आई बात समझ में। देखो जैसे मैं इसके अंदर आप लोगों को फ्लो चार्ट बनाना है या सीधा एक डायग्राम बनाना है, तो क्या करोगे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट करोगे, फिर यहाँ पे फर्स्ट हो गया ऑब्जर्वेशन फेज, फिर आएगा फॉर्मुलाइजेशन फेज, फिर आएगा पोस्ट वार फेज डिफाइनमेंट, ये आएगा मॉडर्न क्रिटिक। ठीक है, मॉडर्न क्रिटिक, ये इस तरीके से आप चलते जाओगे ऐसे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करोगे, सीधा सीधा बता दोगे कि डेमोग्राफर्स ने नोट किया फॉलोइंग, फिर यहाँ पे किया अपना थॉमसन वाली बात, फिर यहाँ पर आ गई इंपेरिकल स्टडीज वाली बात, और यहाँ पर आ गई आप लोगों का स्टेज 5 के इंक्लूजन वाली बात और इंटरेक्शन विद द माइग्रेशन जेंडर वाली बात। तो ये डायग्राम वहां पर एग्जाम में बना लेना आपको अगर टाइम मिले तो, ठीक है, जरूरी है। ऐसे ही स्टेजेस मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दी थी, आज मैं भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो ये मैंने छोटे में दिखा दिया, ये बड़े में दिखा दिया, लास्ट वीडियो का ये सेम की सेम है। देखो स्टेज 1 में क्या है, हाई स्टेशनरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन आप लोगों को बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलेगी। ये देखो, ये दिख रही है ना, ये जो पिंक वाली जो लाइन है ना वो आप लोगों की बर्थ रेट है, जो रेड वाली लाइन है वो आप लोगों की डेथ रेट है। तो जो टोटल पॉपुलेशन है वो मेरी ब्लू लाइन चलती आ रही है। जब स्टेज 1 की बात करोगे तो ये क्या है, मेरी हाई स्टेशनरी, है ना। हाई स्टेशनरी में क्या होता है, जो बर्थ रेट और डेथ रेट जो होंगे ना वो बहुत कम होंगे, बट जो बर्थ रेट होगी ना वो अच्छी खासी फ्लक्चुएट करेगी, है ना। बर्थ रेट भी कम है तो डेथ रेट भी कम है, तो क्या हुआ, आप ये कब की बात है, प्री इंडस्ट्रियल की बात है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगी, लो होगी। तो देखो कितनी नीचे गई पॉपुलेशन ग्रोथ। आई बात समझ में। नेक्स्ट इज स्टेज 2, बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज्यादा हाई है इसके अंदर ना, तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, हाई बर्थ रेट और डेथ रेट। अब स्टेज 2 के अंदर बात करोगे तो अर्ली एक्सपांसन होगा। क्यों? क्योंकि डेथ रेट जो होगी ना वो गिरेगी। क्यों? क्योंकि पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन स्टार्ट हो गया है। बट बर्थ रेट जो है ना वो हमेशा फिर भी हाई रहेगी। तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, जैसे डेवलपिंग ट्रांजिशन जिसको बोलते हैं अपन लोग। देखो यहाँ पे बर्थ रेट उतनी ही है, लेकिन डेथ रेट जो मेरी है वो कम हुई है ना, डेथ रेट कम हुई है, तो मेरी पॉपुलेशन जो है ना वो इंक्रीज हो गई है ना, अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद स्टेज 3 में लेट एक्सपांडिंग है, तो बर्थ रेट बिगिंस टू फॉल। बर्थ रेट क्या होगी, धीरे धीरे अपनी क्या होगी, गिरना स्टार्ट होगी। और आप लोगों की जो डेथ रेट है ना वो वही रिमेनिंग वही रहेगी, लो ही रहेगी। ठीक है, तो डेथ रेट जो होगी वो आप लोगों की वही रहेगी। तो आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों की जो पॉपुलेशन है ना वो धीमे से बढ़ना स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों की बर्थ रेट कम हो रही है, अब डेथ रेट का तो कोई वो नहीं, डेथ रेट तो गिर गई, तो ये आप लोगों की ये और बढ़ने लगी, है ना। स्टेज नंबर 3 में जैसे डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये हो गई ग्रोथ जो होगी वो स्लो होगी, है ना, यहाँ हो गई। नेक्स्ट इज स्टेज 4, लो स्टेशनरी। ये है आप लोगों की लो स्टेशनरी या फिर लेट स्टेशनरी, कुछ भी बोल सकते हो, हाई स्टेशनरी या फिर लो स्टेशनरी, कुछ भी बोल लो इसको। इसके अंदर क्या होगा, लो बर्थ रेट रहेगी और लो डेथ रेट रहेगी। अब ये फ्लक्चुएट कैसे हो रहा है भाई, हो सकता है कभी कम हो जाए, फ्लक्चुएशन होता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों की
जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी ना वो स्टेशनरी हो जाएगी, ठीक है, एजिंग बिगेन, स्लो ग्रोथ हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्टेशनरी भी हो सकती है पूरी की पूरी ग्रोथ, क्यों सीधी चल रही है ना, देखो ये रही, ये जा रही है और हो रही है ना, बहुत कम हो रही है, नहीं तो स्टेशनरी ही मान के चलो डेवलप्ड इकोनॉमीज में। एक जो फिफ्थ स्टेज है जो प्रपोज की गई है, जो अपन इसके अंदर नहीं लिख रहे, क्यों, क्योंकि ये हम लोगों की क्लासिकल में नहीं आती, समझ में आई ना, ये क्लासिकल है, फिफ्थ स्टेज जो है वो क्लासिकल में नहीं आती, वो अपन लोगों का क्या था, मैंने आप लोगों को हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताया, वो मॉडर्न क्रिटिक्स में एक्सटेंशन में इसको जोड़ा गया है। इसमें बताया कि बर्थ रेट जो है ना वो आप लोगों की रिप्लेसमेंट रेट से कम हो जाएगी, रिप्लेसमेंट रेट 2.1 होती है, मतलब एक कपल जो होगा उसके पास 2.1 बच्चे ही पैदा होंगे। अब आप बोलोगे अरे सर ऐसा कैसे बोल रहे हो कि एक इंसान 2.1 बच्चे कैसे पड़ेगा, भाई कॉमन सेंस लगाओ, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर 100 लोग हैं, 100 लेडी है, ठीक है, वो लोग 21 बच्चे ही पैदा करें, ठीक है, मतलब 200 लोग मिलके तभी तो होगा 21, एक कपल कितने होते हैं, 200 लोग होते हैं, एक कपल में 2 लोग होते हैं, तो मतलब 200 लोग मिलके 21 बच्चे ही पैदा करें, तब आप लोगों की क्या होगी, रिप्लेसमेंट रेट रहेगी, क्यों, क्योंकि वो 2 लोग हैं, 2 लोगों अगर 2 लोग ही पैदा कर दिए, मान लो फ्यूचर में खुदा ना खास्ता उनमें से एक किसी तरीके से डेथ हो जाए तो क्या होगा, तो इसीलिए 2.1 रखी गई है इसकी रिप्लेसमेंट रेट, समझ में आई ना, तो बर्थ रिप्लेसमेंट रेट क्या है, 2.1 है। हमारे इंडिया में भी कई स्टेट्स ने इसको अचीव कर लिया है, जब मैं आप लोगों को अपने इंडिया के डेमोग्राफिक्स के बारे में बताऊंगा तो उस टाइम पे बताऊंगा कौन कौन सी स्टेट ने इसको अचीव किया हुआ, किस किस ने नहीं किया हुआ, समझ में आई ना, तो बस यही आपका डायग्राम है, आप सारे पॉज करके बना सकते हो, वैसे मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिया था, जो लोग लास्ट वीडियो नहीं देखा था प्लीज इसको अभी के अभी छोड़ दें, पहले लास्ट वीडियो देखें मेरा, उसके बाद ये वीडियो देखें, आई बात समझ में, प्रीवियस वीडियो में सब कुछ है। अब डिटर्मिनेंट या ड्राइविंग फोर्सेस, भाई इस पूरा का पूरा को कि कंट्री जो है ना वो इस स्टेज से किस तरीके से जा रही है, तो कोई ना कोई तो ड्राइविंग फोर्स होगी, है ना, तभी तो आप लोगों की वो बनेगी, जैसे पहला पहला ड्राइविंग फोर्स है मोर्टेलिटी डिक्लाइंस ड्राइवर, क्या देखो ये आता है याद रखना, पहली बात मोर्टेलिटी डिक्लाइन ड्राइवर्स, क्या है मोर्टेलिटी डिक्लाइन, मतलब हो गया आप लोगों का डेथ रेट कम हो गई। अब डेथ रेट कम कैसे होगी, पहली बात आप लोगों की पब्लिक हेल्थ अच्छी हो जानी चाहिए, सैनिटेशन अच्छा हो जाना चाहिए, वैक्सीनेशन आ जानी चाहिए, न्यूट्रिशन बढ़ जाना चाहिए, मेडिकल टेक्नोलॉजीज बढ़ जाना चाहिए, उसी से तो आप लोगों की मोर्टेलिटी डिक्लाइन होगी। अब आप बोलोगे सर आपने इसमें डाटा नहीं डाला, भाई डाटा की जरूरत ही नहीं है ना, अपन लोग कौन सा प्रीलिम्स वाला कर रहे हैं या फिर अपन लोग सीधा सीधा अपन लोग जनरल स्टडीज वाला कर रहे हैं, इसके अंदर जिस तरीके से अपन लिख के आएंगे वही तो लिखेंगे। हाँ अगर आप बोलोगे डाटा इसके अंदर, भाई आगे चल के जो कुछ और अपने टॉपिक्स बचे हुए हैं उसमें मैं प्रॉपर डाटा यूज करूंगा, अभी तो बस आप क्या करोगे इनको लिखोगे, इसको क्या करोगे इसमें आप लोग एक फ्लो चार्ट या फिर आप एक तरीके से डायग्राम बनाना कि भाई डिटर्मिनेंट, जैसे ये आप बनाओगे डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स के अंदर कैसे करोगे, इस तरीके से करोगे इनको, ठीक है, पहला आएगा मोर्टेलिटी डिक्लाइन ड्राइवर, फिर आएगा फर्टिलिटी डिक्लाइन ड्राइवर, फिर आप लोगों का इकोनॉमिक फैक्टर, फिर आप लोगों का पॉलिसी कल्चर, फिर आप लोगों का माइग्रेशन। अब इसके अंदर आप लोग लिखना स्टार्ट कर दोगे एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो आप लोगों के पेज भी बचे जाएंगे और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, ठीक है, तो इस तरीके से डायग्राम बनाना इसका, ये मैंने डाटा इस तरीके से लिखा है लेकिन आप लोगों को बनाना ऐसे है, समझ में आई ना, नोट्स में आप लोग इस तरीके से लिखोगे, मैं आप लोगों को बस ये बताते जा रहा हूं, इसीलिए मैंने बोला ना आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है आज के लेक्चर में, है ना। नाउ फर्टिलिटी डिक्लाइन ड्राइवर, इसको एफडीडी भी बोल सकते हो, तो आप फर्टिलिटी का कैसे डिक्लाइन होगी, सीधी सीधी बात है, मतलब बर्थ रेट कैसे डिक्लाइन करोगे, पहली बात फीमेल को एजुकेशन दे दो, है ना, फिर एम्प्लॉयमेंट दे दो, जब आप ये दोनों चीजें दोगे तो मैरिज की जो एज होगी वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, जब इंक्रीज होगी तो लेट मैरिज होगी तो क्या होगा, उसी के बाद में आपका धीरे धीरे जब बच्चे बर्थ होगी बच्चों की, फिर अर्बनाइजेशन अगर हो जाए, कॉन्ट्रासेप्शन के अगर लोगों में बढ़ जाए, फिर चेंज इन द फैमिली नॉर्म्स हो जाए, मतलब लोगों को कॉन्ट्रासेप्शन लेने की आदत पड़ जाए, फैमिली नॉर्म्स चेंज हो जाए, थोड़ा सा उनको समझ आ जाए कि यार नहीं यार अपन को फैमिली प्लानिंग करनी है, राइजिंग कॉस्ट ऑफ चाइल्ड रियरिंग, सीधी सीधी बात है, क्या है आप सीधे सीधे आज के टाइम पे आपको बताया कि बच्चों को पालना स्कूल में ही भेजने में कितना ज्यादा आप लोगों को पैसा लग रहा है, तो आप लोगों की कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो आप लोगों के माइंड में पैसे आएगा नहीं यार चाइल्ड रियरिंग बहुत ज्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम है रियरिंग, तो इससे क्या होगा ऑटोमेटिक ही कंट्रोल कर लेगा इंसान। फिर डिलेड मैरिज, ठीक है, डिलेड मैरिज लिंक्ड विद द फीमेल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, आई बात समझ में, है ना, तो एजुकेशन से भी डिले मैरिज हो जाएगा, तो ये फैक्टर्स हैं आप लोगों के फर्टिलिटी डिक्लाइंस के, आई बात समझ में। इसके अलावा भी और होंगे लेकिन मैं डायमेंशन इतने ही निकाले हैं अभी, ठीक है। अगला है इकोनॉमिक फैक्टर।
इकोनॉमिक फैक्टर मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए। आप लोगों को पता होगा कि विलेज हुआ या रूरल एरिया हुआ, वहां पर आप लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, लेकिन अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है तो लोगों को समय ही नहीं मिलता है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा। फिर पर कैपिटा इनकम अगर इंक्रीज हो जाए, है ना, अगर पर कैपिटा इनकम अगर कम है तो ऑब्वियसली पता लोग सोचेंगे कि नहीं यार और ज्यादा वो करते हैं, पर हो जाएगा। मैंने बताया ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाली बात, तो बस वही आ गई। फिर सिक्योरिटी नेट, ठीक है भाई, पहली बात सिक्योरिटी भी तो देखना पड़ेगी भाई कितने ज्यादा है, अपन क्या करना है, तो वो हो गई सिक्योरिटी नेट। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट इज पॉलिसी एंड कल्चर। भाई फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो आज के टाइम पे चल रहे हैं, रिलीजन आपको अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है, सोशल नॉर्म्स जो हैं उस पर भी डिपेंड कर रही है ये चीजें, है ना, तो ये वाली बात भी हो गई। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होता है, इंटरनल माइग्रेशन जो होगा ना वो अफेक्ट करेगा लोकल फर्टिलिटी को या फिर मोर्टेलिटी को, है कि नहीं, लोकल फर्टिलिटी या मोर्टेलिटी पैटर्न को एंड एज स्ट्रक्चर को। भाई अगर एक ही जगह से एक ही जगह पे आ गए, इंटरनल माइग्रेशन चल रहा है ना, एक्सटर्नल वो एक्सटर्नल माइग्रेशन नहीं है, ये इंटरनल माइग्रेशन है, ठीक है, एक जगह से एक जगह पे ही जाना है, लेकिन फिर भी अफेक्ट तो कर रहा है ना इस चीज को, तो ये वाली बात समझ में, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट समझ में आ गए सारे। मोर्टेलिटी के लिए पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन फैसिलिटी कॉमन सेंस वाले हैं, बस क्या होता है एग्जाम के अंदर आप लोगों को याद नहीं आते हैं, समझ में ना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले दिमाग में नहीं घुसेगा, इसीलिए पहले से अपने नोट्स में रखो, उसके अलावा जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन तरीका क्या होगा आप लोगों को नोट्स में लिखने का, इस तरीके से। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट इज की पैरामीटर्स या इंडिकेटर्स क्या होंगे। देखो अलग अलग इंडिकेटर्स और की पैरामीटर्स है, मैंने 13 लिख लिए हैं, ठीक है। पूछा भी गया एग्जाम के अंदर, आई बात समझ में, पूछा भी गया। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर भी ये पढ़े होंगे, मृणाल सर की अगर लोग आप लोग क्लास लेते हो तो आप लोगों ने वो ही पढ़े होंगे। मृणाल सर हुए, ओनली आईएएस पे भी अच्छे टीचर्स है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उनको भी आप लोगों ने देखा होगा, तो उन लोगों ने भी ये सब चीजें कंप्लीट करवाई होंगी। आप लोगों सिर्फ जनरल स्टडीज वाली बात पे अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर अपन लोग इतना डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि अपन लोगों को सिर्फ इसके अंदर आप लोगों को वहां पर एक एक लाइन में यूज करना है, एग्जाम्पल यूज करना है। लेकिन अगर की पैरामीटर्स पूछ लिए तो आप लोगों को क्या करना है, पूरे के पूरे पैरामीटर्स यूज बताने हैं, समझ में आने वाली बात। नाउ कौन कौन से होते हैं की पैरामीटर्स। पहला होता है क्रूड बर्थ रेट। क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट मतलब CBR, इसको बोलते हैं, मतलब 1000 लोगों पर कितनी बर्थ हुई, मतलब ये दिखाता है फर्टिलिटी लेवल एंड चेंज अक्रॉस स्टेजेस। इसको अपन सीधा सीधा बर्थ रेट भी बोल सकते हैं, समझ में आई ना ये वाली बात। मतलब 1000 लोगों पर कितने बर्थ हो रही है, उसको अपन बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। आई बात समझ में। जैसे अपन लोग नहीं देखते भैया कि आप लोगों की कितनी गर्ल्स है कितने बॉयज हो रहे हैं, तो 1000 में कितनी गर्ल्स है कितनी बॉयज, उसको बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। दूसरा आता है क्रूड डेथ रेट, तो मतलब 1000 लोगों में कितने लोग मर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्रूड डेथ रेट। इसको बोलते हैं फॉल्स सिग्नल स्टेज 2, मतलब अगर ये गिरेगा, अगर ये क्रूड डेथ रेट अगर गिरी तो इसका मतलब है कि सिग्नल कर रहा है कि आप स्टेज 2 में जाने लगे हैं, मतलब वहीं पे, है ना। ना पब्लिक हेल्थ गेन, इसका मतलब ये है ना कि पब्लिक हेल्थ जो है बढ़ रही है, आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। अब क्या आएगा, टोटल फर्टिलिटी रेट। ये क्या होता है, एवरेज चिल्ड्रन पर वीमेन, एक वीमेन के पास कितने एवरेज चिल्ड्रन हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सेंट्रल टू द फर्टिलिटी डिक्लाइन एंड द रिप्लेसमेंट लेवल, बिल्कुल फर्टिलिटी डिक्लाइन और रिप्लेसमेंट लेवल का सेंट्रल होता है। जैसे कितना होता है आपका रिप्लेसमेंट रेट 2.1 होना चाहिए, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी, अब हमेशा अपन बात करेंगे ना कि अरे भाई मेरा जो बिहार है वहां की टोटल फर्टिलिटी रेट 3.4 है, इसका मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, मैं पहले ही बोल रहा हूं, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं कि मुझे एग्जैक्ट पता है, ठीक है। तो अगर इसकी अगर टोटल फर्टिलिटी रेट अगर 3.4 है तो इसका मतलब है कि एक वीमेन के पास लगभग 3.4 बेबीज है, ठीक है। अगर मैं केरला की बात करूं तो वहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 के आसपास होगी, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं पता, मैं फिर बोल रहा हूं, आप लोग गूगल कर लेना, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, केरला में क्या हुई, ये कम हो गई, इसका मतलब यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन है, यहाँ पर अंडर पॉपुलेशन है। आई बात समझ में, है ना। क्यों, क्योंकि रिप्लेसमेंट रेट जो है मेरी 2.1 है, समझ में आई ना। तो याद रखना क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट और टोटल फर्टिलिटी रेट। तो क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट जो होंगी ना वो 1000 लोगों के ऊपर गिनी जाएंगी, लेकिन जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना वो एवरेज चिल्ड्रन पर वीमेन देखा जाएगा, समझ में है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। अब ये क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि अगर कोई बेबी 1 ईयर की एज कंप्लीट करने से पहले ही हो जाए, ठीक है, समझ में आ गया ना।
और अंडर 5 मोर्टेलिटी मतलब हो जाएगा 5 साल के अंदर अगर जाता है तो वो आप लोगों का चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के अंदर, दोनों को मिला के चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट आप बोल सकते हो। तो सेंसिटिव टू दी हेल्थ इंटरवेंशंस अर्ली इंडिकेटर्स ऑफ द मोर्टेलिटी डिक्लाइन। तो बिल्कुल आप लोगों को बता रहा है, हेल्थ इंटरवेंशन के बारे में बता रहा है और ये अर्ली इंडिकेटर है मोर्टेलिटी डिक्लाइन का। आगे बात समझ में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, याद रखना ये की पैरामीटर्स आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों को एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, नहीं भी पूछा जाएगा तो आप लोगों को यूज करके आना ही आना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या होता है, कितने भी कर लो आप लोग को याद आएगा ही नहीं एग्जाम के अंदर क्या क्या चीज होती है, ठीक है। तो कंपोजिट हेल्थ इंडिकेटर राइजिंग विद डेवलपमेंट, तो क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट हेल्थ इंडिकेटर होगा जो आप लोगों का डेवलपमेंट के साथ जो होगा राइज करेगा। भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना बर्थ के टाइम पे कि भाई कितने लोग जीवित रहेंगे, कितने अच्छी तरीके से वो रहेगा। तो वही चीज है कि भाई अगर आप लोगों के हेल्थ इंडिकेटर्स अच्छे हैं, अगर मतलब हेल्थ सिस्टम अच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो होगी वो इंक्रीज होगी, है ना। तो वो आपको ये बता रहा है। फिर नेचुरल ग्रोथ रेट या रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इसको अपन लोग RNI बोल सकते हैं। ये क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट। क्या, क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट। ये क्या बताता है, स्पीड ऑफ ग्रोथ बताता है। जैसे अब एक बात बताओ, अगर मेरी बर्थ रेट जो है वो ज्यादा है, मान लो मेरी बर्थ रेट है मेरी मान लो 480, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं मैं, वो नहीं बोला, 480 है, और अगर मेरी क्रूड डेथ रेट जो है वो मेरी क्या है 420 है, तो इसका मतलब मेरी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। मान लो अगर मेरी डेथ रेट, अब ये 480 मेरी बर्थ रेट है ही, लेकिन डेथ रेट अगर मेरी 120 हो गई तो मेरी कितनी स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ेगी, है ना। तो ये बता रहा है आप लोगों का स्पीड ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो इसको बोलेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट या फिर रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। आ गई बात समझ में, है ना। ये 6 चीज समझ में आ गई। सातवां है एज स्ट्रक्चर या पॉपुलेशन पिरामिड। एज स्ट्रक्चर और पॉपुलेशन पिरामिड। अब देखो पॉपुलेशन पिरामिड में है, आप लोगों को आज के वीडियो में नहीं बताने वाला, ठीक है, मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में जब भी ये आएगा टॉपिक तब मैं बहुत अच्छा डीप में बताऊंगा क्या होता है पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है। तो प्रोपोर्शन ऑफ 0 से 14, 15 से 59 और 60 प्लस, ये इंडिकेट करता है यूथ बल्ज और एजिंग को। समझ में आने वाली बात। नॉर्मली सीधी बात है, आप कॉमन सेंस लगाओ, पॉपुलेशन पिरामिड होगा क्या भाई, आप लोगों को क्या होगा, इनने बोला नीचे एज लिखी है, नीचे से ऊपर बढ़ती हुई क्रम में एज रहेगी और यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी रहेगी या फिर पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है वो देखोगे, ठीक है। मान लो अगर मेरे यहाँ पर 0 से 14 साल के बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा है किसी भी देश में, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। किसी भी देश में 0 से 14 साल के बच्चे बहुत ज्यादा है और एज जो है इतनी 0 से 14 है, लेकिन 15 से 59 जो है वो थोड़े से कम है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से थोड़े से कम हो गए। फिर आप लोगों को अगर 60 ईयर है तो और कम है, तो मेरी क्या बन गई, ये पिरामिड टाइप के तो बनने लगा, है ना। तो एक जो अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों की जो पॉपुलेशन है वो आप लोगों की अभी क्या है, कम एज की है। अब मान लो बल्ज वाली बता दूं, जहां पर मेरे 15 से 59 साल के जो लोग हैं, क्योंकि 0 से 14 और 60 से प्लस के जो लोग हैं ना, वो हमेशा डिपेंडेंट होते हैं। हमेशा काम कौन करता है, 15 से 59 साल के, तो ये इकोनॉमी के लिए होते हैं ना। तो मान लो मेरे अगर 0 से 14 साल के वो इतने हैं और मेरे बीच के इतने हैं और ये 60 वाले इतने हैं, तो क्या हो जाएगा, ये बल्ज होगा। तो आप लोग देख के बता पाओगे कि ये मेरी अभी यंग एज है मेरे देश की, ठीक है। लेकिन ये खतरा है क्योंकि आप लोगों को फ्यूचर में ये लोग तो ऊपर एज जो फ्यूचर में जो ये वाले जो लोग हैं वो एज करेंगे, जब वो 60 की एज में जाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे, रिप्लेस नहीं कर पाएंगे इन लोगों को। तो आप लोगों की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कम हो जाएगा। ये सिर्फ मैं एग्जांपल बता रहा हूं, आगे चल के जो और वीडियोस आएंगे उसमें मैं आप लोगों को पॉपुलेशन पिरामिड और समझा दूंगा। आगे बात समझ में, है ना। तो ये सिर्फ मैंने क्या किया है जानबूझ के, क्योंकि अपन लोग क्या कर रहे हैं, की पैरामीटर्स देख रहे हैं, तो अपन को इंडिकेटर्स तो बताने ही पड़ेंगे ना। नाउ डिपेंडेंसी रेशो, डिपेंडेंसी रेशो मतलब चाइल्ड प्लस ओल्ड एज क्या होता है, 0 से 14 और 60 ये दोनों जो है वो इन पे डिपेंड करते हैं ना, तो इसीलिए इनको बोलते हैं डिपेंडेंसी रेशो। तो इकोनॉमिक बर्डन है ये ऑन वर्किंग एज, ये वाले लोगों पर बर्डन है, ये शो करता है डेमोग्राफिक डिविडेंड पोटेंशियल और एजिंग प्रेशर, ये इसको शो करता है। जैसे चाइल्ड एज और प्लस पॉपुलेशन मतलब 0 से 14, ठीक है, प्लस 60 प्लस, ये लोग की पॉपुलेशन 15 से 59 साल की पॉपुलेशन से जो है
इन दो का रेशो जो है इस रेशो को होता है। अब बताओ अगर ये रेशो मेरा जितना ज्यादा होगा वो इस पर प्रेशर नहीं होगा, तो बस वही चीज है आप लोगों की। आगे बात समझ में। नेक्स्ट इज सेक्स रेशो। सेक्स रेशो इंडिकेट करता है सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन डेमोग्राफिक्स को। अब ये क्या होता है भाई, गर्ल डिवाइडेड बाय बॉयज या फिर बॉयज डिवाइडेड बाय गर्ल्स, ये अलग अलग देश में अलग अलग देखा जाता है। कई लोग बोलते हैं कि भाई 1000 बॉयज पर कितनी गर्ल्स है, और कई कई देशों में 1000 गर्ल पर कितने बॉयज देखे जाते हैं। ठीक है, अपने इंडिया में 1000 बॉय पर कितनी गर्ल है वो देखा जाता है। आई बात समझ में। तो ये वाली चीज हो गई। तो अब ये क्या दिखाता है कि आप लोगों को सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस दिखाता है डेमोग्राफिक्स के ऊपर। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंशन प्रिवेलेंस रेशियो CPR, या फिर मीन एज एट मैरिज। ठीक है, ये बताता है आप लोगों को प्रोक्सीमेट डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी डिक्लाइन। ये बिल्कुल आप लोगों को प्रोक्सीमेट डिटर्मिनेंट बताता है फर्टिलिटी डिक्लाइन का। आई बात समझ में कि किस तरीके से आप लोगों की फर्टिलिटी डिक्लाइन होगी, किस चीज से, फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंट रेट, भाई कितना लोग आप इसको ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फीमेल लिटरेसी एंड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। भाई जितनी ज्यादा लिटरेट होंगी, ये क्या दिखाएगा आप लोगों को, सोशो इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ द फर्टिलिटी डिक्लाइन, यही चीज दिखाएगा, है ना। सोशो इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ फर्टिलिटी डिक्लाइन दिखाएगा। नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन रेट एंड प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, ये दिखाएगा। ये क्या दिखाता है, अर्बनाइजेशन लोअर्स फर्टिलिटी, अर्बनाइजेशन जो है ना फर्टिलिटी को कम करता है। अब ये हमेशा नहीं लागू होता। मान लो ये माइग्रेंट वर्कर हैं, अर्बन एरिया ही है लेकिन वहां पर स्लम में रह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो वहां पर आप लोगों की फर्टिलिटी ज्यादा रहेगी। तो ये मत समझना कि अर्बनाइजेशन हमेशा ही लोअर करता है फर्टिलिटी को। अर्बनाइजेशन है लेकिन अगर आप लोगों का स्लम एरिया है जहां पर डेवलपमेंट कब हुआ है, ठीक है, यहां पर अर्बनाइजेशन का मतलब डेवलपमेंट से है, ना कि अंडर डेवलपमेंट वाली बात होगी कि भाई शहर में आ गए, अर्बन एरिया में आ गए और आप लोगों को कब हो गई। नहीं, ये डिपेंड करता है आप लोगों के सोशल नॉर्म्स के ऊपर कि आप कितने डेवलप हुए। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट इज हेल्थ डेवलपमेंट इंडाइसेस, हेल्थ एंड डेवलपमेंट इंडाइसेस, जैसे हेल्थ डेवलपमेंट इंडेक्स, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, इम्यूनाइजेशन कवरेज, मतलब कितनी वैक्सीन इम्यूनाइजेशन हो रहा है, मोर्टेलिटी रेशियो कितनी है, ठीक है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने वो, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कई बात समझ में। आई थिंक मैंने ये हेल्थ डेवलपमेंट इंडेक्स बोल दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ये कंटेक्चुअलाइज करता है ट्रांजिशन इन डेवलपमेंट टर्म्स में, अगी नहीं ना। अगर सीधे सीधी बात, अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए की पैरामीटर्स के, चाहे 15 मार्क्स में पूछ लिया जाए, तो आप लोगों के पास 13 तो यही हो गए। फिर कंक्लूड कैसे कर सकते हो। देखो आप अपने इंट्रोडक्शन में तो वही लिखोगे पूरा का पूरा, क्या है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी वगैरह ना, थोड़ा थोड़ा सा, फिर उसके बाद सीधा की पैरामीटर्स लिख देना और कंक्लूड कर देना। ठीक है, इन डेवलपिंग कंट्रीज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज मल्टी डायमेंशनल, कंबाइनिंग डेमोग्राफिक रेट्स विथ सोशल एंड हेल्थ इंडिकेटर्स। ये हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में टेम्पो, टाइमिंग एंड स्पाशियल वेरिएशन ऑफ द ट्रांजिशन को। अगली बात समझ में है ना। अगर इतना समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार ओके जरूर लिख देना। अगर थोड़ी भी आप लोगों को प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, मैं कुछ टाइम में अपना टेलीग्राम चैनल लॉन्च करूंगा, तो वहां पर अपन लोग सीधा ओपन कम्युनिटी बनाएंगे। ग्लोबल पैटर्न अगर देखो, ग्लोबल पैटर्न एंड रीजनल कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, ग्लोबल पैटर्न मतलब पूरे दुनिया में किस तरीके से ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है। एग्जाम के अंदर पूछा भी गया था, इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूं। ठीक है, अब आपको होमवर्क क्या होगा, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा वर्ल्ड मैप का। ठीक है, वर्ल्ड मैप बनाना, जैसे अपना अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, यहाँ पे अपना साउथ एशिया हो गया, ये एशिया हो गया, इस तरीके से ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, ये अफ्रीका हो गया, यहाँ पर इसको यहाँ पर जोड़ दो, ये अफ्रीका हो गया, है ना, ये वाला। इस तरीके से आप क्या करोगे, आप लोगों को वहां पर शेडिंग आउट करनी है और स्टेजेस लिखने हैं। ठीक है, किस स्टेज पे है, जैसे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, ठीक है, ये कहाँ है, आप लोगों का अर्ली ट्रांजिशन में थे 18 से 20 सेंचुरी में। आज के टाइम पर ये स्टेज 4 या 5, मतलब यहाँ पर आप लोगों की लो फर्टिलिटी और लो एजिंग हो गई है। आई बात समझ में है ना। तो अभी अपन कहाँ पर है, स्टेज 4 या 5 में। अब स्टेज 4 तो अपना ऑफिशियल हो गया, लेकिन ये प्रपोज्ड है, इसीलिए यहाँ पर लिखोगे स्टेज 4 या 5। ठीक है, ऐसे सेटिंग कर दोगे। नेक्स्ट इज ईस्ट एशिया, जैसे जापान हुआ, साउथ कोरिया हुआ, चाइना हुआ, तो क्या हो गया, जापान हुआ, साउथ कोरिया हुआ और चाइना हुआ। ठीक है, जापान, साउथ कोरिया, जापान, ये वाली चीज हो गई।
तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, रैपिड ट्रांजिशन हो रहा है विथ फास्ट फर्टिलिटी डिक्लाइन। यहाँ पर क्या हो रही है, फास्ट फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है। चाइना का तो आप लोगों को पता ही है कि भाई उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी कर दी थी, इस चक्कर में लोग कम पैदा कर रहे हैं। जापान के अंदर क्या है, लोगों के अंदर पहले से ही आदत आ गई है कि बच्चा एक ही अच्छा, ठीक है। नाउ अब क्या कर रहे हैं, ये फेस कर रहे हैं एजिंग को। अब बाकी जो पॉपुलेशन हो गई है वो एज्ड कर गई है। तो अगर मैं पिरामिड बनाऊंगा इसका, एज पिरामिड बनाऊंगा, तो क्या करूंगा, ऊपर बनाऊंगा मैं मोटा, नीचे बनाऊंगा छोटा, फिर उसके नीचे बनाऊंगा और छोटा, ठीक है। तो मतलब जो एज्ड पर्सन है उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है एज कंपेयर टू दीज टू कैटेगरीज। आई बात समझ में? तो लो फर्टिलिटी भी देखने को मिल रही है और आप लोगों का एजिंग भी देखने को मिल रहा है। तो बस वही चीज हो गई। तो इस तरीके से आप बना सकते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज लैटिन अमेरिका। अब जब आप लोगों में जो पॉपुलेशन पिरामिड बनाना सिखा दूंगा तो आप लोग सब जगह इस तरीके से यूज करके आ सकते हो। लैटिन अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये हो गया आप लोगों का लैटिन अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पर क्या होगा आप लोगों का, मिड पेस ट्रांजिशन हो रहा है। मतलब अभी कहां पर है, स्टेज 3 से स्टेज 4 की तरफ जा रहा है विथ रैपिड अर्बनाइजेशन एंड फीमेल एजुकेशन। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और फीमेल एजुकेशन हो रही है। साउथ एशिया मतलब इंडिया और बांग्लादेश की अगर बात करोगे तो यहाँ पर बिल्कुल मिक्स्ड है, ठीक है। बांग्लादेश के अंदर मिक्स्ड है। फास्टर डिक्लाइन ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम। क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स बन रहे हैं, इसके कारण क्या हो गया, फास्टर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ में। इंडिया तो अनइवन है भाई, स्टेट वेरिएशन देखने को मिलता है, इसीलिए अपन इंडिया के लिए अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। आई बात समझ? इसीलिए पेपर नंबर 2 के अंदर आपको देखना है कि भाई कौन से स्टेज में, जैसे आप लोगों का बिहार के अंदर, बिहार हुआ, यूपी हुआ, वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ अच्छी खासी है। लेकिन साउथ में जो केरला हुआ, कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, जो एडुकेटेड है, वहां पर आप लोगों की पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ी सी कंट्रोल में है। आई बात समझ में? सब सहारन अफ्रीका की अगर मैं बात करूं, मैनी कंट्रीज इन स्टेज 2 है। सब सहारन अफ्रीका के अंदर जो है आप लोगों की बहुत ज्यादा स्टेज 2 के अंदर है। मोर्टेलिटी डिक्लाइन कर रही है, बिगन बट द फर्टिलिटी रिमेन हाई। मोर्टेलिटी तो डिक्लाइन हो रही है लेकिन फर्टिलिटी अभी भी ज्यादा है। ट्रांजिशन जो है वो डिले हो रहा है। आई बात समझ में? तो एग्जाम के अंदर क्या लिखोगे, देखो इतना ही आता है। अगर पिछली बार भी जब पूछा था ना तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक 10 का ही पूछा था, ठीक है। तो आप ये लिख के आ सकते हो, पूरे के पूरे डायग्राम बना देना, ये वाला, ये इस तरीके के भी बना देना अपने, और अपने हो जाएगा आराम से। अब इंट्रोडक्शन वगैरह में कुछ भी एक्स्ट्रा फोल्डर पॉइंट लिख के आ सकते हो। वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रांजिशन इज हेट्रोजीनियस, है ना, कोई होमोजीनियस तो है नहीं है। पेस डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट, जेंडर चेंज, पॉलिसी एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, इनके ऊपर ये डिपेंड करता है ना। ग्लोबल पैटर्न में जो हो गया, साथ में और भी हैं थोड़े से इसी के अंदर, वेट, हाँ, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब स्पेशल वेरिएशन, कुछ भी पूछ ले, याद रखना, स्पेशल वेरिएशन पूछ ले, चाहे वो आप लोगों को ग्लोबल पैटर्न पूछ ले, सब एक ही है, ठीक है। अपने नोट्स में एक करते जाना। अनइवन ट्रांजिशन जो हो रहा है कैसे, अगर नॉट यूनिफॉर्म विद इन द कंट्री, अभी मैंने क्या बताया था यहाँ पर इस तरीके से है, मैंने एग्जाम लाइन में भी बताया था कि पॉपुलेशन जो है ना वो हेट्रोजीनियस है ना कि होमोजीनियस। तो आप लोगों को यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा है एक कंट्री के अंदर। जैसे इंडिया शो कर रहा है रीजनल स्टेजेस, जैसे केरला जो है वो स्टेज 4 में पहुंच गया है, बिहार यूपी जो है वो अभी भी स्टेज 2 और 3 के अंदर अटके हुए हैं। यूज स्टेट एग्जाम्पल एंड मैप्स, याद रखना हमेशा मैप्स बनाना, क्या करोगे, इंडिया का मैप बनाओगे इस तरीके का, और वहां पर आप लोग इस तरीके से कर देना कि भाई ये मेरी स्टेज 4 के अंदर, स्टेज 2 के अंदर है, 2 और 3 के अंदर है, ये मेरी जो है स्टेज, इसको मैं ऐसे कर दूं, आप लोग बोलोगे कि अरे ये तो देशद्रोही है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इधर की तरफ स्टेज 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, है ना। आगे बस समझ में। ग्लोबल पैटर्न, वेस्टर्न यूरोप और जापान जो है, आप वर्ल्ड का बना सकते हो। यहाँ पर वेस्टर्न यूरोप और जापान जो है वो आप लोगों का स्टेज 4 और 5 में जा चुके हैं। बहुत ज़्यादा अफ्रीकन कंट्री जो है वो आप लोगों की स्टेज 2 के अंदर है। लैटिन अमेरिका जो है और साउथ ईस्ट एशिया है वो स्टेज 3 के अंदर है ना। तो ये चीज आप लोगों को यूज करनी है, बताना है। कॉज ऑफ अनइवननेस क्या है भाई, अनइक्वल डेवलपमेंट हो रहा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, एजुकेशन, कल्चर, माइग्रेशन, हिस्टोरिकल पॉलिसी, ये सब चीजें डिफर कर रही है। आप कैसे करोगे, ये जो जितने मैंने की पैरामीटर्स बताया ना, बस इसके अंदर ही लिखाना कि यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर वो हो रहा है। आगे बात समझ में, है ना, है ना, पूरे का पूरा। नाउ अब दूसरे मॉडल से अगर आप किस तरीके से लिंक कर सकते हो, देखो मैंने आप लोगों को इम्पैक्ट फ्रेमवर्क के बारे में बताया था, है ना। इसमें वही वाली जो रिलेशनशिप बता रहा था ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, जो इम्पैक्ट बता रहा था, इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट,
ये क्या होता है, IPAT इक्वेशन के अंदर, है ना। तो ये यूजफुल है जब लिंक करते हैं डेमोग्राफिक चेंज टू द इन्वायरमेंट, है ना। पीएटी का फुल फॉर्म क्या था, पी क्या था अपना पॉपुलेशन साइज, ए का मतलब था अफ्लुएंस, टी का मतलब था टेक्नोलॉजी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, आई बात समझ में, किसी जब भी ह्यूमन पॉपुलेशन का क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोगों को यही बताना है, आ गई ये बात समझ में, है ना। नेक्स्ट इज एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन। ठीक है, इसी के अंदर चल रहा है लिंकेज विद द अदर मॉडल्स। एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन ये क्या होता है, शिफ्ट इन कॉज ऑफ डेथ। भाई क्या कारण है डेथ का, पहली बात इन्फेक्शियस है क्या, ये क्या करेगा, डीजेनरेटिव डिसीज है। ठीक है, इससे आप लोगों का हो जाएगा, मतलब क्या, मतलब सीधी सीधी बात है, सबसे पहले इन्फेक्शियस की चीज है, लेकिन आज के टाइम पे डीजेनरेटिव डिसीज है। मतलब किस तरीके से ये शिफ्ट हुआ कॉज ऑफ डेथ, पहले क्या था इन्फेक्शन से मर जाता था इंसान, लेकिन आज के टाइम पर डीजेनरेटिव डिसीजेज आने लगी है। मतलब ये हेल्प करता है आप लोगों को एक्सप्लेन करने में मोर्टेलिटी डिक्लाइन को। ठीक है, मतलब क्या रीजन रहा होगा, क्या रीजन रहा होगा कि आप लोगों की डेथ होती थी। ठीक है, पहले आप लोगों का क्या था, सीधी सीधी बात है, पहले बीमारियां आ जाती थी, बीमारियों से लोग मर जाते थे। ठीक है, इन्फेक्शन आ जाता था, कुछ भी, उसके अपन लोगों के पास क्या नहीं थी, मेडिसिन नहीं थी। और आज के टाइम पे क्या है, कुछ ऐसी ऐसी डिसीजेज हो गई हैं जिसका अपन लोगों के पास इलाज नहीं है। ठीक है, कुछ डिजेनरेटिव डिसीजेज आ गई हैं। ठीक है, तो भी आप लोगों को क्या है, पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो गया ना आप लोगों का डेथ का। तो वही है एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन। दूसरा है, तीसरा है पॉपुलेशन पिरामिड। देखो बंदा आई इक्वल टू पीएटी था, अगला है पॉपुलेशन पिरामिड। ये विजुलाइज करता है स्टेज, ठीक है, स्टेज करता है ब्रॉड बेस। ब्रॉड बेस मतलब स्टेज 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर बेस ब्रॉड होगा तो ऑब्वियस सी बात है नीचे क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऊपर जो होगा थोड़ा सा कम होगा, ये जो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों के पास बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट जो है वो भी ज्यादा है। ठीक है, वो भी ज्यादा है। ठीक है, मतलब धीरे से डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई है, डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई है। क्यों, क्योंकि इस तरीके से बन गया ना। ठीक है, तो आपका ये क्या दिखा रहा है, स्टेज 2 दिखा रहा है। कंट्रिक्टिंग बेस मतलब अगर आप लोगों का बेस जो है वो थोड़ा सा कम हो गया तो आप लोगों के पास क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों की बर्थ रेट कम हो गई। ठीक है, लेकिन डेथ रेट है वो भी कम हो गई, तो आप लोगों को क्या होगा, स्टेज 4 या 5 होगा, है ना। डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर मैं बात करूं, फोर्थ पॉइंट है, तो स्टेज 2 और 3 जो है विंडो जो होगी, जहां पर वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है बढ़ती जाती है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो होगी एम्प्लॉयड इफ एम्प्लॉयड। आई बात समझ में, है ना। आगे बात समझ, स्टेज 2 और 3 में ही वर्किंग एज पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, ये बात समझना। ठीक है, बस वही है, पिरामिड्स बना के मैं बताऊंगा फ्यूचर में और अच्छा समझ में आएगा। लेकिन ये समझो कि देखो कॉमन सेंस लगाओ, स्टेज 2 और 3 में क्या होता है, आप लोगों की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब आप लोगों की बर्थ रेट जो है, पहले क्या होगी, बर्थ रेट जो होगी आप लोगों की डिक्लाइन होगी, सॉरी बर्थ रेट जो होगी वो आप लोगों की इंक्रीज होगी, है ना, उतनी ही है, सॉरी बर्थ रेट जो है उतनी ही है, लेकिन आप लोगों की डेथ रेट जो होगी वो आप लोगों की डिक्लाइन होगी। इसका मतलब आप लोगों की डेथ रेट ये है डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, तो आप लोग क्या हो गए, वर्किंग एज पॉपुलेशन में आ गए। ठीक है, ऊपर जो है अभी भी उतना ही है, तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 वाली पॉपुलेशन में आ गए, है ना। देखो ये वाली चीज दिखाऊं मैं आप लोगों को, ये क्या है ना, आप लोगों को विजुलाइज नहीं कर पाते हो, ये होगा 2 और 3, इसके अंदर देखो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है, बर्थ रेट जो है वो वही है, फिर बर्थ रेट डिक्रीज भी हो रही है थर्ड में, तो आप लोगों का लेकिन डेथ रेट जो है वो डिक्रीज होगी, फिर उतनी ही रह जाएगी, है ना। तो इसके कारण क्या होगा, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है। आगे बात समझ में, है ना। ठीक है, ये चीज हो गई, तो लिंकेज विद अदर मॉडल्स एंड कंसेप्ट। अब देखो डेमोग्राफिक मैकेनिक्स देखोगे, जिसके अंदर मोमेंटम, डिविडेंड, डिवाइडिंग और एजिंग, ये क्या चीजें होती हैं वो मैं समझा देता हूँ मोटा मोटा, जाना नहीं है, एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप लिखाना। जैसे पॉपुलेशन मोमेंटम, कभी अगर वर्ड सुनो तो अच्छा है, ये इस तरीके का आपको यूज करके आने कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स याद करवा रहा हूँ आप लोगों को, ये कीवर्ड्स बहुत जरूरी है। तो पॉपुलेशन मोमेंटम क्या होता है, इवन आफ्टर फर्टिलिटी फॉल्स, चाहे आपकी फर्टिलिटी गिर जाए, टू रिप्लेसमेंट, बिल्कुल रिप्लेसमेंट तक आ जाए, पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो फॉर सेवरल डिकेड्स, फिर भी आप लोगों का कुछ डिकेड्स तक आप लोगों को क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रो होती जाएगी। क्यों, क्योंकि एज स्ट्रक्चर है ना। जैसे मोमेंटम अराइज फ्रॉम द लार्ज कोर्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एज पॉपुलेशन, मान लो आप लोगों ने अभी गिरा ली, मतलब 2010 का बोल रहा हूँ, 2020 में मान लो आपके देश की जो फर्टिलिटी जो रेट है इतनी गिर के
2.1 पे आ गई, मान लो आप लोगों की 1.9 पे आ गई है, मान लो हमारे देश की, आप अभी अपनी नहीं है, अपनी तो 2.1 के आसपास ही है, 1.9 पे आ गई है, तो आप सोचोगे अरे नहीं यार अगली साल तो हम लोगों की एकदम से पॉपुलेशन गिर जाएगी। नहीं गिरेगी भाई, कुछ लोग जिंदा भी तो हैं, जो जिंदा है वो मरेंगे, उसी के बाद तो होगा। इसीलिए तो मोमेंटम बन रहा है ये चीज, मतलब कुछ तक 1 से 2 डिकेड लग जाते हैं इस चीज में, ठीक है। नाउ डेमोग्राफिक डिविडेंड, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी व्हेन वर्किंग एज शेयर्स राइजेस, मतलब वर्किंग एज जो होगी वो आप लोगों की 0 से 14 एज और 60 एज के ऊपर वाले लोगों से ज्यादा होगी, तो वर्किंग एज जो होगी वो ज्यादा होगी। रिक्वायर्स एम्प्लॉयमेंट, अब इस टाइम पे क्या चाहिए अपन लोगों को, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ह्यूमन कैपिटल और गुड गवर्नेंस चाहिए अपन लोगों को। क्यों, अपन अगर अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो डिपेंडेंट तो रहने ही वाले हैं ना, फिर क्या फायदा है ना। अपन लोग उसको पोटेंशियली यूज ही नहीं कर पा रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड का, तो क्या मतलब है, तो डिविडेंड इज अ पोटेंशियल नॉट ऑटोमेटिक, तो डिविडेंड पोटेंशियल है, आपको किस तरीके से यूज करना है तभी तो हो जाएगा, कोई ऑटोमेटिकली आप लोगों को ग्रोथ नहीं मिल जाएगी। पॉलिसी कन्वर्ट्स पोटेंशियल इनटू द ग्रोथ, आप लोगों की पॉलिसी जितनी अच्छी होगी गवर्नमेंट की उतनी ही अच्छी तरीके से ग्रोथ मिलेगी, समझ में आई ना। मतलब बड़ा आपके पास पूरा समुद्र भरा है, ठीक है, चलो समुद्र नहीं, आप लोगों के पास बहुत बड़ा भगोना भरा है खाने का, लेकिन खाने के लिए सिर्फ 2 ही है, या फिर आप लोगों के बाहर जो है 100 लोग खड़े हैं लेकिन दे ही नहीं पा रहे हैं, उस चीज को ले ही नहीं पा रहे हैं, और उससे पहले वो खराब हो गया, तो कोई मतलब है क्या। पोटेंशियल तो है कि आप लोग 1000 लोगों को खाना खिला दोगे और बाहर 1000 भी खड़े हुए हैं, लेकिन अगर उन लोगों को खाना खिलाने की व्यवस्था नहीं हुई फिर, है ना, तो बस वही वाली बात आ गई। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक डिवाइड, डेमोग्राफिक डिवाइड क्या होता है, ये स्पाशियल वेरिएशन होता है, मतलब अलग से जगह पर वेरिएशन होता है इन ट्रांजिशन स्टेज विद इन द कंट्रीज, अनइवन डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन प्रेशर, अनइवन डेवलपमेंट और माइग्रेशन प्रेशर देखने को मिलता है। एजिंग एंड डिपेंडेंसी, अब बताओ स्टेज 4 और 5 जो होता है ना, वो ओल्ड एज डिपेंडेंसी चैलेंज लेके आता है, उसमें आप लोगों को पेंशन देनी पड़ेगी, हेल्थ केयर देना पड़ेगा, तो ये क्या डिपेंड है ना आप लोगों का, तो एजिंग एंड डिपेंडेंसी आ गई बात समझ में, ये मैकेनिक्स हो गई, आ गई ना। नाउ डिटर्मिनेंट्स, जिसको अपन प्रॉक्सिमेट और अंडरलाइंग 2 टाइप के होते हैं ना, तो अगर आप लोगों को करना है तो एग्जाम के अंदर ट्राई करना टेबल के रूप में बना के आना कि अंडरलाइंग ड्राइवर्स और प्रॉक्सिमेट ड्राइवर, ठीक है, अंडरलाइंग ड्राइवर और प्रॉक्सिमेट ड्राइवर, ये क्या होता है डिटर्मिनेंट्स इस चीज के, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के चल रहे हैं अपने डिटर्मिनेंट्स। पहला अंडरलाइंग ड्राइवर्स कौन कौन से होते हैं भाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, पर कैपिटा इनकम, है ना, पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंसान कितना कमा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज फीमेल एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये भी अंडरलाइंग ड्राइवर्स हैं। नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन एंड ऑक्यूपेशनल चेंज, फिर है कल्चरल नॉर्म्स एंड मैरिज सिस्टम, फिर है गवर्नेंस एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, समझ में आई ना, तो ये वाली चीज आप लोगों को दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे, इसमें आप लोगों को कंट्रासेप्टिव अवेलेबिलिटी देखनी है, यूज करो सीपीआर का, है ना, एज एट मैरिज, फर्टिलिटी प्रेफरेंसेस क्या हो रही है, चाइल्ड मोर्टेलिटी या फिर सर्वाइवल एक्सपेक्टेशन, ये भी देखना पड़ेगी। तो ये प्रॉक्सिमेट है, प्रॉक्सिमिटी लगा सकते हो, लेकिन अंडरलाइन ड्राइवर जो आपके हाथ में है, जो होना ही होना है, इसके कारण तो 100% ये चीजें चेंजेस होंगी, लेकिन ये तो प्रॉक्सिमिटी है भाई, लोगों का सोच है ना, कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबिलिटी होगी तो आप लोग कंट्रोल करोगे, नहीं होगी तो नहीं करोगे, है ना। एज एट मैरिज, कौन सी एज पे आप लोग मैरिज कर रहे हो, फर्टिलिटी प्रेफरेंसेस क्या है आप लोगों के, चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है, या फिर सर्वाइवल एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो इस पर भी डिपेंड करता है, तो ये प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट्स हो जाएंगे, बस वही चीजें हैं, ठीक है, आगे बात समझ में, है ना। तो अगर पूछ लिया जाए तो इस तरीके से लिखाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट इज इंडिया फोकस क्रोनोलॉजिकल एंड स्पाशियल डिटेल्स, मतलब अपन क्या करेंगे, बिल्कुल इंडिया में देखोगे कि किस तरीके से क्रोनोलॉजिकल और स्पाशियल डिटेल देखने को मिलती है। भाई क्रोनोलॉजिकल स्केच अगर इंडिया का बना, देखो मैं आप लोगों को जब इंडिया का पूरा ग्रोथ पैटर्न बताऊंगा, तब आप लोगों को पूरा एक डायग्राम बनाऊंगा कि किस तरीके से 1901 से लेके 2025 तक 2011 तक ग्रोथ की है इंडिया ने, ठीक है, ये याद रखना। तो ये फ्यूचर में कराऊंगा, अभी सिर्फ आप लोगों को क्या बता रहा हूँ मोटा मोटा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, क्रोनोलॉजिकल स्केच बताएंगे इंडिया का, 1950 से लेके 70s तक मोर्टेलिटी जो थी वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई, क्योंकि पब्लिक हेल्थ अच्छा हुआ, इम्यूनाइजेशन हो गया, फिर 1970s और 90s में जो होगी वो फर्टिलिटी भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई, क्यों, क्योंकि लोग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाने लगे गवर्नमेंट, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया किसी एक जगह पर,
समझ में है? तो लोगों में और ज्यादा अच्छा बढ़ा। फिर 90s से लेकर 2010 तक क्या होने लगा, एक्सेलरेट करने लगा, डिक्लाइन इन मैनी स्टेज। ठीक है, अब क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि फीमेल एजुकेशन हो गया, हेल्थ जो थी वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो गई, है ना। आज के टाइम पर इसको मैं हाईलाइट करना भूल गया था, तो ये भी हाईलाइट कर लो। आज के टाइम पर इंडिया जो है वो मिक्स्ड स्टेज पर है। कुछ स्टेज जो है बिल्कुल रिप्लेसमेंट पे आ गई है और कुछ जो है अभी भी पीछे है। मतलब रिप्लेसमेंट का मतलब है उनकी जो 2.1 हो गई है। आगे बात समझ में, है ना। स्पेशल पैटर्न अगर देखोगे तो कोर टीचिंग पॉइंट है बिल्कुल आप लोगों का, ठीक है, ये याद रखना, ये कोर टीचिंग पॉइंट्स हैं, स्पेशल पैटर्न। ठीक है, ये आप लोगों को सिखा रहे हैं, मतलब एग्जामिनर को ये आप लोगों को सिखा रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है इस चीज के अंदर, है ना। ये आप लोगों को सिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है, जैसे अर्ली ट्रांजिशन स्टेज। ठीक है, स्पेशल पैटर्न जो है ना वो हम लोगों को सिखा रहा है। अर्ली ट्रांजिशन स्टेज नियर स्टेज 4 पे है, बिल्कुल अर्ली ट्रांजिशन स्टेज मतलब बिल्कुल अपना स्टेज 4 पे, जैसे केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, एग्जाम्पल ये है, ये सब केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा। ये क्या आएगा, यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कम है, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और हाई फीमेल लिटरेसी देखने को मिल रही है। तो ये अपनी कहां पर आ गई है, स्टेज 4 पर आ गई, जो डेवलप्ड डिशेस में होता है। ट्रांजिशन या लेट स्टेज की अगर मैं बात करूं, वो कहां देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में। मैंने स्टेज नंबर बता ही दिए थे, आप लोग कर लेना, ठीक है। अर्ली स्टेज या फिर हाई फर्टिलिटी स्टेज, अर्ली स्टेज या फिर हाई फर्टिलिटी स्टेज, ये कहां पर देखने को मिलेगा, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान। अब आज के टाइम पे तो एमपी भी काफी हद तक कंट्रोल हो गया है। हाई टोटल फर्टिलिटी रेट है यहाँ पर, लो फीमेल लिटरेसी है, हाई आईएमआर है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना। पॉलिसी एंड आउटकम लिंक अगर मैं बात करूं तो केरला का इन्वेस्टमेंट जो है हेल्थ और एजुकेशन पे हो रहा है। इससे क्या देखने को मिल रहा है, रैपिड डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिल रहे हैं। बिहार जो है वो लैग कर रहा है सोशल इंडिकेटर में, इससे आप लोगों को डिले ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। आगे बात समझ में। अब जो इंडिया का जो फोकस, जो क्रोनोलॉजिकल स्पेशल बताया ना और ये एग्जांपल्स बताए, आप चाहो तो जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो 5 स्टेज बताई ना वहां पर भी यूज कर सकते हो, लेकिन अलग से पूछ ले तो वहां पर भी इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेना कि डायग्राम के पास में इसको यहाँ पर बना लेना। आगे बात समझ में, है ना। रोल ऑफ, या फिर आपके डायग्राम बने हुए ना वहां पर भी लिख देना कि भाई ये आगे दिया हुआ है, रोल ऑफ माइग्रेशन इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, छोटी छोटी चीज अगर पूछ लिया जाए तो क्या पता। ठीक है, तो इंटरनल माइग्रेशन जो है रीडिस्ट्रीब्यूट एज स्ट्रक्चर। ठीक है, एज स्ट्रक्चर को क्या करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। ये सेंड करता है, सेंडिंग एरिया में हैव रिड्यूस फर्टिलिटी, जो एरिया से लोग जा रहे हैं। देखो दो ही चीजें होंगी, मतलब बड़ा दो जगह है, इंटरनल माइग्रेशन की ही बात चल रहा है। ठीक है, मान लो इंटरनल माइग्रेशन मतलब एक ही जगह स्पेशल है, यहां से अगर कोई यहां पर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, यहां पर मेरी फर्टिलिटी रेट जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि रेमिटेंस जो है इंप्रूव कर रहा है वेलफेयर को। ठीक है, बट लूजिंग यूथ रिसीविंग अर्बन एरिया सोज लोअर फर्टिलिटी बट एजिंग पॉपुलेशन पॉकेट्स। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लोग आ गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोगों की एजिंग पॉपुलेशन आ जाएगी, है ना। तो वही चीज चल रही है कि जो इंटरनल माइग्रेशन है रीडिस्ट्रीब्यूट करता है एज स्ट्रक्चर को, सेंडिंग एरिया में हैव रिड्यूस फर्टिलिटी, रेमिटेंस इंप्रूव वेलफेयर बट लूजिंग यूथ। तो क्या करेगा, यहां पर जो हो गया यूथ कम हो जाएंगे, क्योंकि यूथ ही तो शहर पे जा रहे हैं काम करने के लिए। लेकिन जो रिसीविंग एरिया है, जो आप लोगों का अर्बन एरिया जो हो गया, वो शो करता है लोअर फर्टिलिटी, क्योंकि यहाँ पर लोग बच्चे तो पैदा नहीं हो रहे लेकिन वहां पर आ तो रहे हैं, बट एजिंग पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। क्यों? वही जो यंग लोग हैं वही तो अपने कम होते जाएंगे, वो बढ़ते जाएंगे ना, तो वही तो आप लोग बूढ़े होते जाएंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल माइग्रेशन। ये हो गया इंटरनल माइग्रेशन, मतलब इंडिया से इंडिया में ही रहेंगे। इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है वो अफेक्ट करता है फर्टिलिटी और डिपेंडेंसी इन बोथ ओरिजिन, दोनों जगह पर आप लोगों की डिपेंड करता है, एंड डेस्टिनेशन, जैसे गल्फ माइग्रेशन, यूरोप, है ना। तो आंसर में क्या लिखोगे, माइग्रेशन मॉडिफाइज लोकल डेमोग्राफिक रिजीम एंड मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल एनालिसिस स्पेशली फॉर इंडिया। आ गई बात समझ में, है ना। इससे ज्यादा लगने की जरूरत नहीं है, दो दो लाइन बहुत है इनमें। एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन जो अपन लिंक करेंगे अगर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के साथ, तो मोर्टेलिटी डिक्लाइन इज अकम्प्लाइड, वेट थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है, एक मिनट रुकना। हाँ आई थिंक अब ठीक हो गया। तो
एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन पढ़ रहे थे अपन, लिंक विद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, इसके अंदर मोर्टेलिटी जो है वो डिक्लाइन करती है, इज अकम्पनाइड बाय अ शिफ्ट इन कॉज ऑफ डेथ, कि भाई क्या कॉज ऑफ डेथ क्या है, उसका पैटर्न किस तरीके से चेंज हुआ है। जैसे इन्फेक्शियस एंड न्यूट्रिशनल से चेंज हुआ है, पहले लोग भूखे रहते थे, ग्रीन रेवोल्यूशन ही नहीं था, उससे मर रहे हैं, इन्फेक्शियस से मर रहे हैं। आज के टाइम पर नॉन कम्युनिकेबल वाली बात होगी, जैसे हार्ट डिसीज हो गया, कैंसर हो गया, इससे लोग मर रहे हैं, तो पैटर्न चेंज हुआ ना। ये शिफ्ट जो है वो अफेक्ट करता है एज स्ट्रक्चर और हेल्थ पॉलिसी नीड्स को, जैसे क्रॉनिक केयर, एजिंग सर्विसेज। जैसे आज के टाइम पे आफ्टर कोरोना आप लोगों को दिख रहा होगा कितना ज्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं यूथ के अंदर, तो चेंज हुआ ना पूरा का पूरा तरीका। नेक्स्ट, पॉलिसी इंप्लीकेशन, कि क्यों गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए, सीधी सीधी बात है। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर आप लोगों को पॉलिसी इंप्लीकेशंस बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। मैंने आप लोगों को यहाँ पर 10 पॉलिसीज भी लिख दी हैं, वो मैं छोटा सा बता दूंगा, लेकिन मैंने वीडियो के एंड में आफ्टर होमवर्क कुछ पॉलिसीज दी हैं, वो मैं पॉज कर करके स्लाइड चला दूंगा, आप लोग उनको भी पढ़ सकते हो, ठीक है, वो जरूरी भी है, ठीक है। तो पॉलिसीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, उससे जरूरी नहीं, अगर हाँ कोई नई पॉलिसी आ जाती है तो आप लोग यूज कर सकते हो, है ना। ना पॉलिसी इंप्लीकेशन, पहली बात, क्या किस लिए चाहिए, टू हार्नेस द डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस करना तो उसके लिए कौन सी पॉलिसीज है, जैसे इससे क्या होगा, इन्वेस्ट इन एजुकेशन, क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्पेशली गर्ल्स की एजुकेशन, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जॉब क्रिएशन करना पड़ेगा, हेल्थ सर्विसेज करना पड़ेंगी, लेबर मार्केट रिफॉर्म लेके आना पड़ेगा, अगर आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस करना है तो, है ना। तो ये बताया। अब जो मेन जो पॉलिसीज जो है, इससे रिलेटेड जो पॉलिसीज है ना, मैं आप लोगों को आगे बता देता हूं, ठीक है। नाउ टू मैनेज एजिंग, अब आप लोगों को एजिंग भी मैनेज करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेंशन रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे, जेरिएट्रिक हेल्थ केयर लेके आना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म केयर सिस्टम लेके आना पड़ेगा, तभी तो मैनेज कर पाओगे। नेक्स्ट इज रीजनल स्ट्रेटेजी, इसके लिए आप लोगों को टारगेटेड इन्वेस्टमेंट लेना पड़ेगा लैगिंग स्टेट के अंदर, है ना। अर्बन प्लानिंग करना पड़ेगी, एब्जॉर्बिंग माइग्रेंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए अर्बन प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो इसीलिए तभी तो आप लोग रीजनल स्ट्रेटेजी ठीक कर पाओगे आप लोगों का। फिर फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्शन हेल्थ के लिए भी कुछ स्कीम्स लेके आने पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आप लोगों को अब इंश्योर करने पड़ेगा एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन, कि भाई कॉन्ट्रासेप्शन का एक्सेस हो पा रहा है उन लोगों के पास कि नहीं। इंक्रीज मीन एज एट मैरिज, ठीक है। रिड्यूस अनमेट नीड, ठीक है, मतलब जो आप लोगों को रिड्यूस करना पड़ेगा अनमेट नीड को, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। तो अब इसके लिए भी तो स्कीम्स निकालना पड़ेगी, तो एग्जाम में आप सिर्फ इतना अगर लिख के आए तो आप लोगों को मार्क्स तो मिलेंगे लेकिन एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए जब भी आप लोग इस तरीके के लिखोगे तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को स्कीम्स लिख के आनी पड़ेंगी। मैंने टॉप 10 स्कीम्स इसमें लिख दी हैं, लेकिन आगे चल के मैंने और अच्छी खासी भी स्कीम्स लिखी हुई हैं इंडिया और वर्ल्ड के रूप में भी, ठीक है, तो उससे अच्छा रहेगा। तो एग्जाम में क्या करोगे, पॉलिसी जो है वो कन्वर्ट करती है डेमोग्राफिक पोटेंशियल इनटू द सोशल इकोनॉमिक आउटकम में। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो देखो मैं पॉलिसीज बता देता हूं, अभी 10 जल्दी जल्दी बताऊंगा इसको मैं, कोई ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन करूं या करूं, उसके लिए आप लोग जनरल स्टडीज वगैरह सब पढ़ रहे होंगे, ठीक है। नाउ एक तो सबसे बड़ी पॉलिसी है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, 2000 में आई थी। पर्पस क्या था, नेशनल फ्रेमवर्क टू स्टेबलाइज पॉपुलेशन थ्रू द हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन एंड विमेन एम्पावरमेंट। आप लोग सीधी सीधी बात है, पॉपुलेशन को करना है अपन को कंट्रोल, ठीक है। इंडिया नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 प्रोवाइड फॉर द स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलिटी रिडक्शन वाया हेल्थ, फीमेल एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग सर्विस। एग्जाम के अंदर ये लाइन लिख के आओगे, मैंने इसी चक्कर में लिखी हुई है यहाँ पे, नेशनल हेल्थ मिशन या फिर RMNCH+A, ठीक है, ये हो जाएगा। पर्पस जो है स्ट्रेंथन करना है प्राइमरी हेल्थ, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, इसको क्या करना है, की टू अर्ली मैटरनिटी डिक्लाइन, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन विथ RMNCH+A एक्सेलरेटेड मोर्टेलिटी डिक्लाइन इन इंडिया बाय एक्सपांडिंग मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, है ना। आयुष्मान भारत तो आप लोगों को पता ही है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा पढ़ सकते हो। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो 2018 में, पर्पस क्या था, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देखना था, प्राइमरी केयर एक्सेस देखना था, ये सपोर्ट करता है सर्वाइवल, प्रोडक्टिविटी एंड एजिंग केयर को। एग्जाम लाइन क्या हो जाएंगी, आयुष्मान भारत इंश्योर एंड वेलनेस सेंटर इंप्रूव द हेल्थ एक्सेस क्रिटिकल फॉर द कन्वर्टिंग डेमोग्राफिक पोटेंशियल इन द ह्यूमन कैपिटल, है ना। नेक्स्ट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 के अंदर आ गई है नई वाली,
इसका क्या है, यूनिवर्सलाइज इम्प्रूव द स्कूलिंग, फोकस ऑन फीमेल एजुकेशन, ए मेजर लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी रिड्यूसर हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एग्जाम में, क्या लिखोगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइज ऑन द यूनिवर्सल एजुकेशन, स्ट्रेंथन द फीमेल एजुकेशन चैनल फॉर फर्टिलिटी डिक्लाइन एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड। आप लोग अगर नोट्स बना रहे होंगे तो सिर्फ दो लाइन ये लिखना बहुत है। स्किल इंडिया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, क्या है भैया, स्किल यूथ और ऑब्जर्व करना है वर्किंग एज पॉपुलेशन इनटू द प्रोडक्ट एम्प्लॉयमेंट को। एग्जाम लाइन क्या करोगे, एग्जाम में क्या लिखोगे, स्किल इंडिया इज सेंट्रल टू द हार्नेसिंग इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड बाय लिंकिंग एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों आप लोगों का टाइम वेस्ट करूं। मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, या फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, कुछ भी बोल सकते हो। रैपिड बूस्ट इम्यूनाइजेशन कवरेज चल रहा है, क्रिटिकल फॉर द चाइल्ड सर्वाइवल एंड द लोअरिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एग्जाम लाइन, मिशन इंद्रधनुष रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टेलिटी रिस्क, अप प्री रिक्विजिट फॉर द फर्टिलिटी डिक्लाइन अंडर द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। नाउ एफपी 2020, ठीक है, एफपी 2030 ग्लोबल फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग 2020 से फैमिली प्लानिंग 2030 के बीच में चल रहा है, और ग्लोबल फैमिली प्लानिंग पार्टनरशिप जो हो रहा है ग्लोबल के साथ। इसका पर्पस क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव टू एक्सपांड वॉलंटरी कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेस टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन द डेवलपिंग कंट्रीज। एग्जाम में क्या लिखोगे, फैमिली प्लानिंग 2020 या फैमिली प्लानिंग 2030 exemplify global commitment to the voluntary family planning that accelerate the fertility decline in the developing countries, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये देख लेना। मैं यहाँ पे पॉज बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ लिखना है। और मैंने बहुत सारी लिखी हुई हैं, अगर आप लोग चाहो तो नोट्स में पीछे या तो नोट करके लिख लेना, जिससे आप लोग खुद माइंड में रहे एग्जाम के पहले कि भाई मुझे इतनी सारी पता है पहले से स्कीम। अलग अलग क्यों पढ़ना, जनरल स्टडीज से थोड़ी लिंक करना है अपन लोगों को। ऐसे ही बांग्लादेश नेशनल प्लानिंग ग्लोबल एग्जांपल है ये, बांग्लादेश नेशनल प्लानिंग फैमिली प्लानिंग विमेन एम्पावरमेंट मॉडल। बांग्लादेश में इंटीग्रेटेड हेल्थ एजुकेशन माइक्रो क्रेडिट अप्रोच दैट ड्रोव द रैपिड फर्टिलिटी। बांग्लादेश का कंबाइनिंग फैमिली प्लानिंग एंड द विमेन एम्पावरमेंट स्ट्रेटेजी प्रोवाइड अ मॉडल फॉर द रैपिड फर्टिलिटी डिक्लाइन विदाउट कोरेशन। नाउ प्रोनेटलिस्ट फैमिली सपोर्ट पैकेज कहाँ पर है ये, फ्रांस, नॉर्डिक कंट्रीज, जापान, कोरिया पॉलिसीज, ये सब मिक्स करोगे ना तो एग्जाम में क्या लोगे, प्रोनालिस्ट वेलफेयर मेजर्स इन द फ्रांस एंड नॉर्डिक कंट्रीज सोज द पॉलिसी पाथवेज टू मिटिगेट सब रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी एंड द सपोर्ट वर्क फैमिली बैलेंस। ठीक है, आप एक दो अगर अपना एग्जाम के अंदर ग्लोबल एग्जाम्पल लिख दोगे तो क्या होगा, एग्जामिनर को पता होगा अरे भाई इसको डीप आता है, तो आप लोगों को प्लस 2.5 मार्क्स तो 100% मिल ही जाएंगे। लोग ये बोले हैं कि अरे एक नंबर ज्यादा मिलेगा, वो लोग बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग, समझ में है ना। कभी भी आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो तो आप लोगों को 0.25 मार्क्स या फिर 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, है ना। नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर ऑफ द अर्ली पेंशन एंड एल्डरली रिफॉर्म्स, इंडिया ले लो चाहे ग्लोबल पैरेलल्स ले लो, इसमें नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर एंड एल्डरली एंड द पेंशन रिफॉर्म्स एग्जाम्पलीफाई द पॉलिसी रिस्पॉन्सेज नीडेड फॉर द स्टेज 4 एंड 5। क्यों, क्योंकि वहां पर आप लोगों की वो जो एज लोग हैं वो जाना है और आप लोगों के डिपेंड जिस पे लोग डिपेंड रह रहे हैं वो कम है। आई बात समझ में, तो एजिंग सोसाइटी टू इंश्योर द सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ केयर फॉर एल्डरली। आ गई बात समझ में। ये मैंने 10 स्कीम्स लिख दी हैं, आप चाहो तो अपने नोट्स में लिख लेना, कम से कम टॉप 10 तो लिख ही लो, बाकी की मैं होमवर्क के बाद में आप लोगों को इसी के अंदर लास्ट पे दे दूंगा, आप लोग चाहो तो लिख लेना उनको, क्या, क्योंकि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, एग्जाम के अंदर कैसे यूज करोगे इस चीज को, जो मैंने आप लोगों को बताया है, एक दो लाइन यूज करना। कैसे, देखो मैं एग्जांपल बता दूं, क्यों कई लोग कंफ्यूज होते हैं, मैंने बताया ना मैं पूरा आप लोगों को एग्जाम बेस्ड तैयारी करवा रहा हूं, तो सबसे पहले आप लोगों को ये तो इतनी सारी मैंने लिखवा दी इतनी पॉलिसीज, तो कैसे आप ये एग्जाम में यूज करोगे, क्योंकि इतना बड़ा तो होता नहीं, आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता एग्जाम के अंदर लिखने का, तो कैसे लिखोगे। जैसे आप लोगों को डेमोग्राफिक डिविडेंड में लिखना है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड में क्या लिखोगे भाई, सिटी स्किल इंडिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 और 2020, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वर्ल्ड बैंक डेमोग्राफिक डिविडेंड टूल किट्स एज पॉलिसी दैट कन्वर्ट्स द एज स्ट्रक्चर इनटू द ग्रोथ, बस इतना लिख दो। एजिंग के लिए अगर आपको बताना है तो बिल्कुल आप लोगों को एनपीएससी के बारे में बताना, नेशनल पॉलिसी फॉर हेल्थ फॉर द एल्डरली, वही वाली चीज थी ना, तो बस हो गई। स्टेट जेट्रियाटिक स्कीम, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट, इंटरनेशनल पैरेलल, जापान का एल्डर केयर पॉलिसीज, पेंशन रिफॉर्म, है ना। फैमिली के लिए क्या करोगे, प्लानिंग फर्टिलिटी डिक्लाइन जो हो रही है ना, आप फैमिली प्लानिंग फर्टिलिटी
आई एम सॉरी, यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट करना भूल गया। ये जो है ना वेट, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों को, जिससे पता रहे कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये जो है ना वो एक ही चीज़ है, फैमिली प्लानिंग फर्टिलिटी डिक्लाइन, ठीक है, ये एक ही चीज़ है, याद रखना। हैंग हो गया, वेट 1 मिनट, ये हैंग हो गया है, मैं भी इसको ठीक करता हूँ। ठीक है, अब ये ठीक हो गया। तो देखो ये है ना, फैमिली प्लानिंग एंड फर्टिलिटी डिक्लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। ये स्कीम हो गई, मुझे इसका फुल फॉर्म नहीं पता, मैं कभी ऐसे नहीं बोलता कि भाई मुझे सब पता है, ठीक है, मैंने लिखा है, मैं भूल गया ठीक है। तो इसका आप लोग प्लीज़ गूगल कर लेना, 1 मिनट में पॉज करके मैं गूगल करके आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। वेट, ये लो भाई, मैंने हाल ढूंढ लिया। मैं ऐसा नहीं हूँ कि अगर मुझे नहीं पता तो मैं आप लोगों को बेवकूफ़ बना दूँ, यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव, 1 मिनट लिख देता हूँ यहीं पे, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड अडोलसेंट हेल्थ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यू बॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ, आ गई बात समझ में, है ना, आ गई ना बात समझ में इस चीज की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, फैमिली प्लानिंग 2020-2030, बांग्लादेश नेशनल प्रोग्राम, है ना, फॉर रिड्यूसिंग रीजनल डिवाइड्स, सिटी मनरेगा, स्टेट लेवल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, केरला एंड बिहार कॉन्ट्रास्ट, आ गई बात समझ में, है ना। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से यूज करके आनी है सारी स्कीम्स के नाम, है ना। स्पेशल अगर पूछ लिए जाए तो फिर तो अलग ही चीज हो गई। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस, ठीक है, क्या स्ट्रेंथ है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का और क्या लिमिटेशंस है। भाई पहली बात तो एम्पेरिकल मॉडल है जो एक्सप्लेन करता है ग्लोबल हिस्टोरिक पैटर्न को, है ना। अगर क्रिटिकल एवोल्यूशन पूछ रहा है तो बताना है आप लोगों को, ग्लोबल हिस्टोरिकल पैटर्न को ये कर रहा है, ये यूजफुल है पॉलिसी टूल, कनेक्ट करता है डेमोग्राफी और डेवलपमेंट को, है ना। अब इस ये लिमिटेशंस क्या है भाई, ये यूरोसेंट्रिक है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि ये वेस्टर्न एक्सपीरियंस पर पूरे तरीके से डिपेंड करता है, कुछ भी यूनिवर्सल नहीं है, डिटर्मिनिस्टिक है, ये सबसे बड़ी बात। ये अंडर प्ले करता है कल्चर को, पॉलिटिक्स को, एजिंग को, ये दिमाग ही नहीं लगाता, ठीक है। इग्नोर करता है माइग्रेशन को एज द ड्राइवर ऑफ द पॉपुलेशन चेंज। फिर डज नॉट प्रिडिक्ट टाइमिंग, ये टाइमिंग भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है। पेस वेरीज वाइडली अक्रॉस द कंट्रीज, डज नॉट अकाउंट फॉर द एनवायरमेंटल लिमिट्स और द कंजम्पशन डिफरेंसेस, ये चीजें भी नहीं देखता डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, स्टेज बता दी बस हो गया। इसी के कारण तो प्रॉब्लम आ रही है कि चाइना जो है पहले पे था वो सीधा तीसरे पे शिफ्ट हो गया, आप लोगों को ये पता ही नहीं पता है ना, ठीक है। अब देखो PYQ जो है थोड़े से अपने वो देख लेते हैं, वैसे अपना लगभग पूरा हो चुका है, देखो कुछ भी नया नहीं बचा है, लगभग पूरा हो गया है, कॉमन फेस मॉडल वगैरह जो बताऊंगा, ठीक है। अब आप लोग अगर जिन लोगों को PYQ देखने हैं वो रुके, जिन लोगों को नहीं देखना वो जय श्री राम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। चलो PYQ देखो, अभी तक जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें से सबसे अच्छा मेरे को इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्रिएटेड डेमोग्राफिक डिवाइड्स इन द कंटेम्पररी इंडिया, ये सबसे बड़ी बात थी, है ना। तो आप लोगों के एग्जाम के अंदर मान लो ये 15 मार्क्स का या 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया, ठीक है, तो आप लोगों को बस इंट्रोडक्शन के लिए तो बहुत कुछ है ना। बस मैं यहाँ पे क्या करा रहा हूँ कि किस तरीके से डेमोग्राफिक डिवाइड्स जो बताया कंटेम्पररी इंडिया में उससे रिलेटेड पॉइंट्स क्या लिख के आने हैं आप लोगों को, पूरे के पूरे मेरे प्रीवियस जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ाया ना उसी में से है, कुछ भी नया नहीं होगा, देखना। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया हैज बीन अनइवन, some states have completed or nearly completed transition while other remains earlier stages. This unevenness has reproduced a special demographic divide with implication for the development, labor market and public policy. ये इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब बॉडी में आप लोग क्या कर सकते हो, नेचर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड क्या है भाई, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है वो कंट्रास्ट हो रहा है, देख रहे हो, जैसे केरला, तमिलनाडु, हिमाचल, पंजाब, यहाँ पर लो टोटल फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, बट हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। बिहार, यूपी, एमपी में आप लोगों को हाई फर्टिलिटी देखने को मिल जाएगी और हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखने को मिल जाएगी, तो है कि नहीं है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना।
नाउ को एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेज विद द सिंगल नेशन, एक ही नेशन के अंदर अलग अलग स्टेज में ये को एग्जिस्ट कर रहा है ना। नेक्स्ट, कॉज ऑफ अनइवन ट्रांजिशन, अगर पूछ लिया जाए अनइवन ट्रांजिशन का कॉज क्या है ना, तो देखो क्वेश्चन या कुछ भी पूछ ले, आप लोगों को यही तो बताना है कॉज ऑफ अनइवन ट्रांजिशन क्या है भाई, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भाई पर कैपिटा इनकम, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉवर्टी लेवल्स अलग अलग जगह पर अलग अलग है, एजुकेशन स्पेशली फीमेल लिटरेसी एंड स्कूल एनरोलमेंट, फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में बात हो रहा है, अर्बनाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, स्टेट विद द अर्बन इकोनॉमी सीज फास्टर फर्टिलिटी डिक्लाइन, है ना। जितनी ज्यादा अर्बन इकोनॉमिक्स जो होगी वहां पर आप लोगों को फर्टिलिटी डिक्लाइन उतनी ही ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। कल्चरल एंड जेंडर नॉर्म्स, मैरिज एज, सन प्रेफरेंस, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेसिबिलिटी, कई लोग बोलते हैं हमें तो बेटा ही चाहिए, है कि नहीं मूर्खों को, पॉलिसी हिस्ट्री गवर्नेंस, इफेक्टिव फीमेल प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन इन सम स्टेट, तो कई किसी स्टेट में आप लोगों की फीमेल प्लानिंग भी हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, तो इस तरीके से भी होता है। तो ये है आप लोगों का अनइवन ट्रांजिशन का। मैंने बताया ना जो आप लोगों को मैंने पहले फैक्टर्स बताए थे बस वही फैक्टर्स उसमें यूज करने हैं, बस कहीं भी लगे कहाँ यूज करना है बस उसमें ये होगा इस पर होगा, अच्छा बुरा आप लोगों को पता है, समझ में आया ना। इंडिकेटर जो आप लोगों को डिवाइड शो करेंगे, जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट डिफरेंसेस, केरला जो है रिप्लेसमेंट के बराबर लगभग बराबर है, बिहार में 3 से ऊपर है ना, 2.1 के बराबर होता है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फीमेल लिटरेसी, ठीक है, सीपीआर, फिर एज स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रास्ट, यूज स्केच। आप क्या करोगे, ये मैंने क्यों लिखा है कि आप लोगों को स्केच बनाना है इंडिया का, बिल्कुल लेवल बनाना है अर्ली एंड लेट ट्रांजिशन स्टेज का। क्यों, देखो मैंने यहाँ बना दिया है वैसे तो, ये देखो ये दिखाई दे रहा है, ये वाला टोटल फर्टिलिटी, लेकिन मुझे क्या है ना इंटरनेट के ऊपर 2012 के बाद का नहीं मिला डायग्राम, ठीक है, और आपको पता है कि मैं डायग्राम बनाने में कितना बुरा हूँ, है ना, तो डायग्राम उसका नहीं मिला, तो बस आप क्या करोगे मोटा मोटा 3.4 ये जो 3 वाली लाइन है ना, 3 वाली लाइन का एक बना देना, जैसे ये पिंक और रेड दिखाई दे रहा है ना, ये पिंक रेड ऑरेंज, ये वाला ये यहाँ से 2.9 से लेके 3 पॉइंट, तो इसका एक आप शेडिंग बना देना कि यहाँ पर मेरे को 3 से ऊपर है, ठीक है, ये मेरा 3 से ऊपर है, ये मेरा 2.2 से नीचे है, ये जो ब्लू दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना, अंडर रिप्लेसमेंट, तो ये ओवर रिप्लेसमेंट हो गए, ये अंडर रिप्लेसमेंट हो गए, लेकिन ये जो मेन है 2.2 से 2.5 तो आप लोगों का वो हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप बना के आ सकते हो एग्जाम के अंदर डायग्राम, तो बस वही बताया मैंने। नाउ कंसिक्वेंसेस ऑफ द डेमोग्राफिक डिवाइड, क्या है डेमोग्राफिक डिवाइड का सबसे बड़े कंसिक्वेंसेस क्या है वो अपन बताते हैं। इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, डिफरिंग एबिलिटी टू हार्नेस द डेमोग्राफिक डिविडेंड, स्टेट विद द यंगर वर्कफोर्स बट नो जॉब, मतलब आप मान लो बहुत ज्यादा वो है लेकिन जॉब ही नहीं है, क्या फायदा है, अनएम्प्लॉयमेंट रिस्क बढ़ जाएगा इससे। सोशल में क्या होगा, प्रेशर ऑन लैंड एंड द रिसोर्सेज इन हाई फर्टिलिटी स्टेट, मतलब सीधी सीधी बात है हाई फर्टिलिटी स्टेट जो होंगे वहां पर आप लोगों का लैंड के ऊपर और रिसोर्सेज के ऊपर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। माइग्रेशन जो होगा वो फ्लो टू द बेटर डेवलप्ड स्टेट या मेट्रो में जाना चालू हो जाएंगे, जैसे बिहार के लोग जहाँ दिल्ली मुंबई वगैरह में जा रहे हैं। पॉलिसीज की अगर बात करोगे तो नीड फॉर रीजन स्पेसिफिक इंटरवेंशन, इंटर स्टेट माइग्रेशन स्ट्रेंथ, इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेस्टिनेशन स्टेट, तो बहुत सारे आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, ये कंसिक्वेंसेस है। नाउ रोल ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, आउट ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम हाई फर्टिलिटी टू लो डेवलपमेंट स्टेट जैसे बिहार यूपी टू इंडस्ट्रियल अर्बन सेंट्रल, ये रेमिटेंस हुआ, सोशल चेंजेस हुआ, ये अफेक्ट करते हैं फर्टिलिटी इन द सोर्स डेस्टिनेशन में, मतलब वहां पर जहाँ पर ये लोग जहाँ से ये लोग आए हैं, आई बात समझ में, सोर्स और डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पर ये लोग गए हैं दोनों जगह को अफेक्ट करते हैं, तो ये रोल ऑफ माइग्रेशन हो गया। माइग्रेशन पर मैं पूरा का पूरा लेक्चर लेने वाला हूँ तो ऐसा मत समझना। पॉलिसी रिस्पॉन्स एंड एग्जाम्पल्स, क्या करोगे, केरला में देखो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हो रहा है, हेल्थ हो रहा है, तमिलनाडु के अंदर सोशल वेलफेयर स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम देखने को मिल रहा है, पंजाब के अंदर अग्रेरियन प्रॉस्पेरिटी देखने को मिल रही है, सोशल नॉर्म्स देखने को मिल रहा है। हाई फर्टिलिटी स्टेट्स जो हैं जैसे टारगेटेड मैटरनल चाइल्ड हेल्थ देखने को मिल रहा है, फीमेल एजुकेशन देखने को मिल रहा है, लिवलीहुड प्रोग्राम्स देखने को मिल रहे हैं अपन को, आई बात समझ में, है ना। अब डायग्राम में देखो ये है वो जो मैं आप लोगों को पिरामिड्स के बारे में बता रहा था, तो चाहो तो आप सीधा पिरामिड्स बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना केरला बिहार वगैरह का, तो आप क्या करोगे बिहार के अंदर क्या करोगे, नॉर्मली आप लोग नीचे क्या करोगे, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा, देखो ये एज लिखी हुई है 0 से 4, 5, 10,
15, 20, ये सब एज लिखी हुई है। यहाँ पर परसेंट प्रेजेंट पॉपुलेशन चल रही है ये वाली, ठीक है। ये इधर मेल और फीमेल दोनों की चल रही है ना, तो मेल और फीमेल इधर की हो गई, ठीक है, पॉपुलेशन। अब देखो मान लो बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हो तो ब्रॉडर बेस रहेगा ना, तो ब्रॉडर बेस हो गया मेरा यहाँ पर। तो लेकिन ये मेरा जो हो जाएगा थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो बस ब्रॉडर बेस दिखा देंगे। जैसे अगर केरला में नैरो बेस देखने को मिलेगा, जैसे ये है, ठीक है। बिहार के जैसे ये वाला जो है नैरो बेस देखने को मिलेगा, बिहार के अंदर ब्रॉडर बेस देखने को मिलेगा, ये वाला। आया बात समझ में, है ना। जो मैं बताऊंगा आप लोगों को अभी, टेंशन मत लो नेक्स्ट उसमें, ठीक है। साथ में एक जो है जो 2025 में ये क्वेश्चन आया था, द स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अक्रॉस द ग्लोब। बस वही चीज करनी है, मैंने आप लोगों को पूरा स्टेजेस बता देना आप लोगों को एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब बस यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स बता देता हूँ जो मैंने आप लोगों को पहले बताए थे, बस वही चीज है। लिंक करना है बिटवीन डेवलपिंग स्टेज के रूप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रिंग्स द अर्बनाइजेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन विच लोअर मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी। एग्जाम्पल देखोगे डेवलप्ड कंट्रीज का स्टेज 4 और 5 में वेस्टर्न यूरोप एंड जापान, लॉन्ग इंडस्ट्रियल हिस्ट्री, हाई पर कैपिटा इनकम। तो इससे क्या होगा, देखो वेस्टर्न यूरोप और जापान में क्या होता है, लॉन्ग इंडस्ट्रियल हिस्ट्री देखने को मिल रही है, इसके कारण आप लोगों को हाई पर कैपिटा इनकम देखने को मिली। हाई पर कैपिटा इनकम होगी तो क्या होगा, लो फर्टिलिटी देखने को मिलेगी और एजिंग पॉपुलेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल लूं, रैपिड डेवलपमेंट एंड फास्ट ट्रांजिशन का ईस्ट एशिया के अंदर, तो साउथ कोरिया हुआ, ताइवान हुआ, यहाँ पर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, एजुकेशन जो हो रहा है ना स्टीप हो रहा है। इससे क्या हो जाएगा आप लोगों का, फर्टिलिटी तो डिक्लाइन हो रहा है, मल्टी डिकेड ट्रांसफॉर्मेशन देखने को यहाँ पर मिल रहा है। एग्जाम्पल मिडिल इनकम और ट्रांजिशन की अगर मैं बात करूँ, लैटिन अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, तो ब्राजील हुआ, थाईलैंड हुआ, यहाँ पर आप लोगों को मॉडरेट फर्टिलिटी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है विद द राइजिंग अर्बनाइजेशन इन द फीमेल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लो इनकम और स्लो ट्रांजिशन की अगर मैं बात करूँ, तो सब सहारन अफ्रीका की एग्जाम्पल ले लो, जैसे नाइजर, चड़, ठीक है। यहाँ पर परसिस्टेंट हाई फर्टिलिटी देखने को मिल रही है ड्यू टू द पॉवर्टी, वीक सर्विसेज एंड द कल्चरल फैक्टर, ठीक है। कैवेट यहाँ पर देखने को मिलेगा नॉट प्योरली इकोनॉमिक। पॉलिसी जो हो जाएगी वो चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी का एग्जांपल ले लो, सोशल चेंजेस देख लो, फीमेल एजुकेशन वाला, ये एक्सेलरेट करेंगे ट्रांजिशन को, कल्चर और गवर्नेंस मैटर्स को। आई बात समझ में। अब आप बोलोगे कि सर ये 20 मार्क्स में इतने इनफ है क्या? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि भाई मैंने क्या कह रहा है, सिर्फ आप लोगों को क्या बताया अभी, केवल रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट अक्रॉस द ग्लोब का बारे में बताया, इतना सा, ठीक है। लेकिन इससे पहले तो आप लोगों को स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन लिखने होंगे ना, ठीक है। तो ये जो होगा आप लोगों का लगभग एक पेज में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को इसी में क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। आप लोगों को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो थ्योरी है ना पूरी लिखनी है, उसके अंदर आप लोगों को मैप बनाना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो 4 पेज तो आप लोगों के वैसे ही भर गए, है ना। और ऊपर से कंक्लूजन पॉजिटिव नोट पर डालना है आप लोगों को। आगे बात समझ में, है ना। नाउ कॉमन फेस मॉडल सेंटेंसेस जिसको मेमोराइज कर लो, हर बार वर्बेटिम के रूप में यूज कर लो, कभी भी आए वहीं पे लिख दो, खासकर कंक्लूजन के रूप में। इसको कैसे लिखोगे, पहला जैसे मैंने 3-4 लिख लिए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी फॉलोड बाय द डिक्लाइन इन फर्टिलिटी एज सोसाइटीज इंडस्ट्रियलाइज, ठीक है। नेक्स्ट इज द डेमोग्राफिक डिवाइड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अनइवन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ प्रोविजनिंग, है ना। डेमोग्राफिक नेक्स्ट इज, ये देखो 1 2 3 4, आपके लिए मैंने 4 चीजें लिख दी है भाई, कहीं भी आप यूज करके आ सकते हो इनको। डेमोग्राफिक डिविडेंड इज अ ट्रांजिएंट अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड बाय एज स्ट्रक्चर चेंज, इट कन्वर्ट्स टू ग्रोथ ओनली इफ द accompanied by the employment and skill formation. नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल इज यूरोस्ट्रिक मॉडल, ठीक है। ये यूजफुल होता है बट यूरोसेंट्रिक एंड इंटेंसिव टू माइग्रेशन एंड पॉलिसी हेट्रोजेनिटी। याद रखना, इसको आप लोग कंक्लूजन के रूप में मत लिखना, इसको कहीं भी बीच में डालाना अगर आप लोगों के पास नहीं बने मैटर तो। समझ में आया क्यों? ये नेगेटिव नोट पे जा रहा है, आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव नोट पे ही डालना है। समझ में आई ना बात, है ना। वैसे आप लोगों के पास इतना जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको इसकी जरूरत पड़ जाए, क्योंकि मैंने आप लोगों को इनफ मटेरियल दे दिया है। 4 पेज आराम से आप लोग आंसर लिख के आ सकते हो, ठीक है। होमवर्क क्या है आप लोगों का भाई, सबसे पहले तो 2025 का जो मैंने अभी क्वेश्चन जो करवाया था वो सॉल्व करो, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास टाइम बचता है तो इनमें से एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप मेल कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। और मेल में भी अगर आप लोगों को ईमेल एड्रेस नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट तो कर दो, मैं आप लोगों को ईमेल एड्रेस दे दूंगा। ठीक है, अब क्या करना है, मैं यहाँ पर पॉज करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पॉज करूंगा। पहले तो मैं दिखाया था फ्लो चार्ट बनाने, डायग्राम बनाने, जो मैंने आप लोगों को बताया ना, आपको इन्वॉल्व रहना है, तो जो पूरा पूरा जो है ना उसमें रहना है। मैं पॉज करूंगा 3-3 सेकंड के लिए, आप लोग पॉलिसीज लिख लेना। ठीक है, 2025 तक मैंने पॉलिसीज मैक्सिमम लिख दी है इसके अंदर। ठीक है, चलो मैं पॉज करते जा रहा हूँ। 1 2 3, नेक्स्ट 1 2 3, नेक्स्ट 1 2 3, नेक्स्ट 1 2 3। ठीक है, तो ये 4 पेज थे पॉलिसीज के, मतलब वैसे तो आप लोगों का 2 पेज में कंप्लीट हो जाएगी, लिख लेना, यूज जितना करना कर लेना। आप लोग अभी नहीं तो जनरल स्टडीज में काम आ जाएगी आंसर लिखने में। तो इतनी पॉलिसी जरूरी होती है आप लोगों के माइंड में, कहीं भी आप एग्जाम्पल में लिख देना, कुछ भी हो जाएगा एग्जाम को, आप एग्जाम में आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स लेके आने ना, इसीलिए। ठीक है, तो हम लोगों का पार्ट ए का टॉपिक नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, आई एम सॉरी फॉर दैट, पॉपुलेशन थ्योरीज पूरा का पूरा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना वो मेरा मॉड्यूल 7 का ही पार्ट ए का ही टॉपिक नंबर 2 होगा, जिसके अंदर हम लोग कंसेप्ट ऑफ ओवर, अंडर एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन डिस्कस करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन जो है वो अभी तक 40 ईयर में सिर्फ 4 बार आए हैं। ठीक है, मतलब मैंने जितना देखा था लगभग हर 20 ईयर में जो है ना रिपीट होता है। लास्ट टाइम 2010 में आया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, हो सकता है कि इन 2 से 3 साल में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है 26 में ही रिपीट हो जाए, हो सकता है 27 में आ जाए, तो इसीलिए जरूरी है ये चीज करना। बट मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं कराऊंगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के जो नोट्स तैयार होंगे ना वो ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 पेज नंबर के होंगे, 4 से ज्यादा पेज होंगे, कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो मैं अंडरलोड इन्फॉर्मेशन भी नहीं करवा रहा हूँ, याद रखना। समझ में आई ना ये वाली बात? ठीक है, अगर 1% भी आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प करी है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।